कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो उदास बैठी होती है क्योंकि उसका टेडी बेयर फट गया था। उसकी मॉम कहती है, हम दूसरा ले आएंगे बेटी, इसे फेंक दो। वो टेडी बेयर को फेंक दिया जाता है जो एक टनल से होते हुए अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहुंचता है। वहीं हम एक लड़के रूडो को देखते हैं जो चुपके से अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बिल्डिंग में घुसता है और जैसे ही कचरों के बीच से बढ़िया बढ़िया चीजें उठाने लगता है, एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है, तो तू वही कचरा चोर है ना जो यहाँ से बार बार कचरा चुराता है। गार्ड्स अलार्म एक्टिवेट कर देता है और बाकी गार्ड्स तक खबर पहुंच जाती है, लेकिन रूडो जल्दी से उन पर कचरा फेंककर वहां से भागने की कोशिश करता है। गार्ड्स गेट बंद कर देते हैं और उस पर फायरिंग शुरू कर दिए थे। रूडो भागते भागते उनकी बुलेट्स डॉज करता है, लेकिन एक बुलेट उसके कंधे पर लग जाती है। फिर भी वो किसी तरह से भाग ही निकला था। अब इसके बाद पूरे शहर में कचरा चोर की खबर फैल जाती है। साफ सुथरा दिखने वाले लोग स्लम्स में रहने वालों को ब्लेम करते हैं कि वो अपने दीवारों के साइड ही क्यों नहीं रहते। दरअसल यहाँ भी अमीरी और गरीबी के बीच दीवार है। फर्क इतना है, रियल लाइफ में दिखती नहीं, यहाँ दिखाई देती है। इधर स्लम में सभी लोग जानते हैं कि ये काम रूडो का है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उसने कुछ ऐसा किया है। सभी डरते हैं कि उसकी इस आदत की वजह से वो किसी दिन बड़ी दिक्कत में न पड़ जाए। रूडो की दोस्त चीवा उसे वार्न करती है कि अगर वो नहीं रुका तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। वो ये भी पूछती है कि आखिर वो कचरा चुराता क्यों है, जिस पर रूडो कहता है कि शहर वाले काम के सामान भी कचरे में फेंक देते हैं और मैं उन्हें बेचकर अपने खर्चे का जुगाड़ करता हूँ। तभी अचानक 3 लड़के आते हैं और उनका लीडर चीवा से कहता है कि अगर उसने रूडो के साथ घूमना बंद नहीं किया तो वो भी कचरे जैसे महकने लगेगी। वो रूडो के ग्लव्स का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो उन्हें सालों से नहीं धोया है। उनमें से एक रूडो के लालटेन को लात मारकर कहता है कि उसका ये कचरा कोई नहीं खरीदने वाला, जिस पर चीवा उन्हें याद दिलाती है कि वो सभी स्लम से ही आते हैं, इसलिए उन्हें रूडो को बुली नहीं करना चाहिए। उनमें से एक लड़का ये बोल देता है कि रूडो तो एक सीरियल किलर का बेटा है, इसलिए हमारी छवि तो ठीक हो भी गई, पर इसके तो खून में ही गंदगी है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्लम के हर इंसान किसी न किसी छोटे मोटे क्रिमिनल का बेटा है। रूडो शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके फादर के बारे में बातें करते रहते हैं, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। उसके एक्सप्रेशन देख करके सब डर जाते हैं और कहते कहते जा रहे थे कि वो भी अपने बाप के जैसा ही है, देख लेना आगे चल के वैसे ही काम करेगा। लेकिन चीवा मानती है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। वो रूडो के पास वाले टेडी बियर में इंटरेस्टेड लगती है, जिस पर रूडो कहता है कि ये सेल के लिए नहीं है। वो उसे तोहफा की तरह देने ही वाला होता है कि तभी चीवा की माँ आ जाती है और उसे घर ले जाते हुए समझाती है कि वो रूडो से दूर ही रहे। अब रूडो घर लौटता है और रेगटो, जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, उसे चिढ़ाता है कि तुम तो चीवा से सही से बात भी नहीं कर पाते। रेगटो उसे एडवाइस देता है कि उसे अपनी फीलिंग्स पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। साथ ही उसे फैसिलिटी में घुस के कचरा चुराने वाला काम भी बंद करने को कहता है, क्योंकि इससे वो खुद को किसी दिन खतरे में डाल लेगा। रेगटो को लगता है कि रूडो ये सब उसकी मदद करने के लिए करता है। रूडो याद करता है कि रेगटो ने उसे अडॉप्ट किया जब उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। वो कहता है, मैं तुम्हारा कोई उधार नहीं चुका रहा, वो बस रिस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ, जैसा फैमिली में एक गार्जियन के लिए होता है। रेगटो उसे फिर से चिढ़ाता है कि वो इतना ही ऑनेस्टली चीवा के सामने क्यों नहीं होता, और ये सुनकर रूडो इरिटेट हो जाता है। तभी रेगटो उसके कंधे की चोट देख लेता है और उसकी बैंडेज चेंज करता है। साथ ही उसे फिर से वार्निंग देता है कि वो कचरे ढेर से दूर ही रहे। लेकिन रूडो कहता है कि ये घाव उतना गहरा नहीं है जितना उसके बाप ने उसे दिए थे। ये कह के वो अपने हाथों को देखता है और वापस ग्लव्स पहन लेता है। रेगटो उसे बताता है कि बड़े क्राइम्स का सजाए मौत होता है, जिसमें क्रिमिनल को कुएं में फेंक दिया जाता है। और हमें पता चलता है कि रूडो के फादर को भी यही सजा मिली थी। रूडो याद करता है कि उसके हाथ हमेशा काले रहते थे, जिस वजह से लोग हमेशा उसे घूरते थे। लेकिन एक दिन रेगटो ने उसे ग्लव्स दिए, जिससे उसकी जिंदगी थोड़ी आसान बन गई। रेगटो कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स चीवा को कन्फेस करे, नहीं तो कोई और उसे उड़ा ले जाएगा। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कोई मिस्टीरियस आदमी उन दोनों को दूर से देख रहा होता है। अगले दिन रेगटो रूडो को कन्विंस करता है कि वो चीवा से बात करे। रूडो उसकी बात मान करके चीवा के घर की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में देखता है कि सब लोग कुएं के पास जमा हैं। इसका मतलब है कि किसी और क्रिमिनल को भी आज कुएं में फेंका जा रहा है। वो सोचने लगता है कि इन क्रिमिनल्स के साथ कुएं में जाकर के आखिर होता क्या होगा। तभी चीवा अचानक उसके पास आकर के उसे चौंका देती है। वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसे भी कुएं में फेंका जाए, इसलिए वो सब चोरी चकारी छोड़ दे। जिस पर रूडो बताता है कि रेगटो ने भी उससे यही कहा था। चीवा कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि रेगटो भी तुमसे प्यार करता है। दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अभी अभी ये कैसा वर्ड प्ले था। रूडो उसे टेडी बियर देता है और कहता है कि ये उसके पास में खुश रहेगा। चीवा उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है और कहती है कि वो इसे हमेशा अपने पास रखेगी। इसके बाद रूडो भागते हुए रेगटो को ये सब बताने घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि रेगटो जमीन पर गिरा हुआ है और एक आदमी उसकी छाती में चाकू घोंप रहा है। रूडो तुरंत उस पर अटैक करने दौड़ता है, लेकिन उसे फील होता है कि वो उस आदमी के सामने टिक नहीं पाएगा। वो आदमी एक बुक लेकर के वहां से निकल जाता है।
रूडो रेक्टो की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्टो अपनी आखिरी सांसों में रूडो से कहता है कि वो ही इस दुनिया को बदल सकता है। तभी पीछे से ऑफिसर्स आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी ने रेक्टो का खून किया है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उसके कपड़ों पे लगा खून उन्हें सबूत लग रहा था। इसके बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं रूडो के मौत का तमाशा देखने, और जल्लाद कहता है कि खूनी को माफ नहीं किया जा सकता, चाहे मरने वाला एक साधारण स्लम से ही क्यों ना हो। रूडो को सजाए मौत दी जाती है और लोग खुशी मनाते हैं। रूडो समझ नहीं पाता कि कोई उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा। वो चिवा को देखता है और उसे कहता है कि रेक्टो का खून हो गया है और असली खूनी को ढूंढो, लेकिन वो भी मान ली थी कि रूडो ही खूनी है और वो टेडी बेयर को गिरा देती है और उससे मुंह फेर लेती है। रूडो अब यहाँ अकेला फील करता है और गुस्से में सबसे कहता है कि वो सब नर्क में जाएंगे। तभी अचानक उसे सामने खड़ा वो असली खूनी नजर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसे कुएं में गिरा दिया जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और उसे हैरानी होती है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है, लेकिन तभी उसे एक खतरनाक बदबू महसूस होती है जिस पर वो अपनी नाक ढक लेता है। उसे याद आता है कि उसे कुएं में फेंका गया था और अब उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा है, जिस पर वो समझ जाता है कि लोग इस कुएं को नर्क क्यों कहते हैं। उसे याद आता है कि लोग क्रिमिनल को सजा देने के लिए इसी कुएं में गिराते थे, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या होता था इसकी किसी को कोई परवाह नहीं होती। प्रेजेंट में रूडो उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोर से आवाज करके और भी मॉन्स्टर्स को बुला लिया था। अब वो चारों तरफ से उसे घेर लिए थे। वो उस पर अटैक करते हैं, जिस पर वो उनके हमले को डॉज करता है, लेकिन गिरते हुए उसे एक खोपड़ी दिखती है। वो गुस्से में उन लोगों को कोसता है जिन्होंने उसे यहाँ मरने के लिए फेंक दिया। तभी अचानक कचरे का पहाड़ गिरने लगता है और मॉन्स्टर्स के अटैक रुक जाते हैं। इसके बाद वो नोटिस करता है कि हवा बहुत ही जहरीली है, तो वो तुरंत से मुंह और नाक को ढककर सेफ जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे शक होता है कि क्या इस दुनिया में कहीं सेफ जगह नाम का चीज भी है। तभी वो खून की उल्टियां करने लगता है और मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सोचता है कि अब तो उसकी मौत तय है और धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगा था, लेकिन तभी रेक्टो की डेथ का सीन उसके दिमाग में आता है और वो कहता है मैं इतनी जल्दी तो नहीं मर सकता। वो एक लोहे की पाइप पकड़ सोचता है मुझे रेक्टो का बदला लेना है और उन सबको पनिश भी करना है जिन्होंने उसके साथ गलत किया है। मॉन्स्टर्स पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन रूडो उसे पीछे धकेल देता है। तभी गलती से एक कैन उड़ करके एंजिन नाम के आदमी के पास चली जाती है, जो पास ही एक दूरबीन लेकर के बैठा था। एंजिन दूरबीन से देखता है कि वो लड़का मॉन्स्टर से लड़ रहा है। रूडो जहरीली हवा को इग्नोर करके पूरी ताकत से मॉन्स्टर को मारने लगता है, पर एक मॉन्स्टर उसे जोर से उछाल देता है, लेकिन वो हार मानने के बजाय एक पुराना सा पोल पकड़कर पूरी ताकत से घुमाता है, फिर उस पे दे मारता है। नीचे से एक और मॉन्स्टर आता है जिस पर वो जंप करता है, लेकिन जहरीली हवा फिर से खून की उल्टियां करवाने लगती है। तभी दो मॉन्स्टर्स उसे मारने आते हैं और नियर डेथ एक्सपीरियंस उसकी हिडन पावर को जगा देता है। वो मेटल सीट से दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एक और मॉन्स्टर आता है, पर रूडो थक चुका था। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग शॉक वेव बनाता है कि वो दूर जाके गिरा था। जैसे ही रूडो आंख खोलता है उसे एंजिन दिखता है, जो उसे लात मारकर हटाता है और उसके मुंह पर मास्क लगा देता है। रूडो के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन एंजिन उसे चुप रहने को कहता है। फिर भी रूडो बार बार इस जगह के बारे में पूछता रहता है। एंजिन धीरे से कहता है कि आवाज कम रखो, लेकिन रूडो नहीं समझता और साफ बोलने को कहता है, जिस पर एंजिन गुस्से में कहता है कि ये जगह तुम्ही ऊपर रहने वालों की वजह से जीता जाता नर्क बन चुका है। एंजिन उसे बताता है कि ये कचरे मॉन्स्टर्स किसी नॉर्मल वेपन से नहीं मरते और ये आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें चुप रहने को कह रहा था। बोक्का कहीं के। लो देख लो, मौसा जी लोग आ रहे हैं। तभी एक मॉन्स्टर अटैक करने आता है और एंजिन अपनी अम्ब्रेला को वेपन में बदल देता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और कई टुकड़ों में उसे काट दिया था। फिर उसे मॉन्स्टर का एक बड़ा ग्रुप दिखता है, लेकिन डरने के बजाय वो उन पर टूट पड़ता है और अम्ब्रेला से काट के रख दिया था। इसके बाद वो हवा में कूद करके अम्ब्रेला को पैरासूट की तरह यूज करने लगता है। रूडो ये देख करके इम्प्रेस होता है कि ये तो नर्क का पोपट लाल निकला। एंजिन इतनी आसानी से मॉन्स्टर्स को मार रहा था, जिसे देख रूडो कहता है काश उसके पास भी ऐसी पावर्स होती ताकि वो उन लोगों से लड़ पाता जिन्होंने उसे यहाँ भेजा है। तभी आखिरी मॉन्स्टर एसिड शूट करता है, लेकिन एंजिन उसे ब्लॉक करता है और अपना स्पेशल अनब्रेकर वेपन यूज करके उस बिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। रूडो से पूछता है कि वो है कौन, जिस पर एंजिन अपना मास्क हटाता है और खुद को एक क्लीनर के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन जहरीली हवाओं की वजह से उसकी नाक जलने लगती है और कहता है तेरी वजह से मैं इंट्रो देते ही ना मर जाऊं। पर देखता है कि रूडो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ा था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां बचपन में रूडो को बच्चे चिढ़ाते थे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स को भी जिंदा चीज की तरह मानता था। ये उसे रेक्टो ने सिखाया था कि अगर किसी भी चीज का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो उसमें जान आ जाती है। रेक्टो जानता था कि ये एक पुरानी मिथ है, लेकिन फिर भी वो उस पर बिलीव करता था। रूडो वहाँ सोच करके कहता है कि क्या उसके ग्लव्स में भी जान आ सकती है। रेक्टो कहता है हाँ जरूर, अगर तुम उसका भी अच्छे से ध्यान रखो तो। प्रेजेंट में रूडो की आंख खुलती है और खुद को चेन में बंधा पाता है।
वो इंजन से कहता है कि मुझे खोल दो, लेकिन इंजन उसे घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि रूडो को तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। रूडो वापस ऊपर की दुनिया जिसे स्फीयर कहा जाता है वहाँ जाना चाहता है ताकि वो उनसे बदला ले सके, लेकिन इंजन कहता है कि ऊपर जाना इम्पॉसिबल है, खास करके यहाँ से, इसलिए उसे अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। लेकिन रूडो हार मानने से इनकार करता है और सोचता है कि इंजन उससे कुछ तो छुपा रहा है। उसके बकबक से परेशान हो इंजन गुस्से में उसे इस जगह की असलियत दिखाने ले आता है। वो उसे एक अजीब खाली जगह पर छोड़ देता है जहाँ 2 ट्रक्स खड़े होते हैं। मास्क पहने हुए कुछ लोग उसे देखते हैं और पहचान जाते हैं कि वो स्पेयर से आया है। वो खुश होते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उन्हें मरा हुआ ही मिलते हैं। रूडो डर जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो उसकी चेन खोलने लगते हैं, जिस पर रूडो सोचता है कि ये इंजन से तो अच्छे ही हैं। लेकिन अचानक वो उसे फिर से अपने ट्रक से बांध देते हैं कि उसे बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। उनका लीडर बताता है कि तुम ऊपर वर्ल्ड के लोगों ने यहाँ की हवा और जमीन कचरे की वजह से खराब कर दी, जिसमें अब कचरे मॉन्स्टर्स भी पैदा होने लग गए हैं, और अब जो लोग इस पोल्यूटेड एयर से अफेक्ट होते हैं, मरते हैं, उन सब के जिम्मेदार स्फीयर के लोग ही हैं। लीडर देखता है कि रूडो तो बहुत दुबला पतला है, तो उसे अपना ट्रैश फूड खाने को मजबूर करता है, लेकिन रूडो गुस्से में उसके हाथ की उंगली ही काट लेता है और उसे उसके दिए फूड के साथ चबाकर कहता है ये काफी टेस्टी है। तभी उसकी हिडन पावर्स फिर से जागती है और वो उस चेन को तोड़ करके खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे रेक्टो की वो बात याद आती है कि किसी भी चीज को अगर अच्छे से रखा जाए तो उसमें जान आ जाती है। वो चेन को पकड़कर जैसे ही एनर्जी उसमें डालता है, वो चेन ग्लो करने लगी थी, जिसे देख करके वो सभी किडनैपर्स हैरान हो गए थे। इंजन दूर से ये सब देख रहा होता है और खुश होता है कि रूडो उसकी तरह ही एक गिवर है जो चीजों में जान डाल सकता है। लीडर अपने आदमियों को कहता है कि रूडो पर अटैक करो और चेन छीन लो, क्योंकि एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना यूजलेस होते हैं। रूडो से भिड़ने की कोशिश में सब लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, पर उनमें से एक वो चेन छीन ही लेता है, जिस पर रूडो एक टायर उठा लेता है और उसे अपना नया हथियार बना लिया था। सब लोग ये देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर है कि कोई गिवर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर पाए। वो इसका इस्तेमाल करके एक आदमी को हरा देता है और उनके बॉस को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी इंजन उसे रोक देता है, जिससे रूडो वापस नॉर्मल हो जाता है। वो इंजन से पूछता है कि ये सब अभी क्या हुआ था। तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ वो टायर धूल में बदल जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगी थी। इंजन कहता है कि तुम्हारी पावर्स तो तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है। वो रूडो से माफी मांगता है कि उसने उसकी इस तरीके से टेस्ट ली। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सवाल हैं, सबके जवाब मिलेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें क्लीनर्स की टीम ज्वाइन करनी होगी और मॉन्स्टर से लड़ना होगा। लेकिन रूडो उसके ऑफर को मना कर देता है। इसके बाद इंजन रूडो को एक क्लिनिक ले जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि वो रूडो को ज्वाइन करवाना चाहता है, क्योंकि उसमें नेचुरल टैलेंट है। जो सुन रूडो कहता है, मैंने बोला ना मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे वापस स्फीयर वर्ल्ड में जाना है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है, बच्चे वो उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है, इंजन ने ही उसे गैस मास्क दे करके बचाया था। क्लिनिक से निकलते समय रूडो इंजन को उसका बिल भरने के लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि उसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उसके पास ग्रुप ज्वाइन करने का टाइम नहीं है। जिस पर इंजन उसे अभी अभी हुए हादसे को याद दिला करके कहता है कि तुमने देखा ना कि इस वर्ल्ड के लोग ऊपर वर्ल्ड के लोगों को किस नजरिए से देखते हैं, और दूसरी बात कि कोई इन्फॉर्मेशन फ्री नहीं होती, इसीलिए उसे चुपचाप उसके साथ चलना चाहिए। इंजन उसे सिटी लेकर के आता है और बर्गर खिलाता है। रूडो ये देख करके सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि इस गड्ढे में सिर्फ कचरा ही होता होगा, पर यहाँ तो पूरा शहर बसा है। इंजन कहता है कि हाँ शहर तो है, और कहता है कि सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि इस वर्ल्ड में एक जगह पड़ी हुई चीजों में एनिमा एनर्जी पाई जाती है। वो कचरा मॉन्स्टर्स कचरे की एनिमा से पैदा हुए थे। ये बीस्ट ज्यादातर गार्बेज डंप में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी सिटी पर भी अटैक कर देते हैं और उन पर नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करते, लेकिन उसके ग्लव से वो उसे हरा सकता है, क्योंकि उसमें भी वो एनिमा पावर्स है। इंजन बताता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को लंबे समय तक एक जगह केयर दी जाती है तो उसमें जान आ जाता है, और इस तरह से बने वेपन्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। जैसा मेरे लिए मेरा छाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा ग्लव्स और मेरे लिए मेरा फोन। वो रूडो से कहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को और गिवर्स की जरूरत है ताकि वो उन कचरे मॉन्स्टर से लड़ सके। जिस पर रूडो कहता है कि अगर वो ग्रुप ज्वाइन करता है तो इंजन उसे सरफेस पर लौटने का रास्ता बताएगा, लेकिन इंजन रिवील करता है कि उसे खुद तो नहीं पता, लेकिन उसका बॉस बहुत हाई लेवल पे है जो शायद इसमें उसकी हेल्प कर पाएगा। वो उसके ग्लव्स के बारे में पूछता है तो रूडो बताता है कि ये ग्लव्स उसके डैड ने दिए थे और यही उनकी यादों का एकमात्र सहारा है। इंजन कहता है कि फिर तो उसे इसकी और ज्यादा केयर करनी चाहिए, जिससे रूडो इमोशनल फील करता है, क्योंकि बाकी लोग तो हमेशा से उसका मजाक उड़ाते थे। तभी इंजन को एक मैसेज आता है और वो जाने बढ़ता है, और रूडो उसे अब तक किए एहसानों के लिए थैंक्स बोलता है। इंजन उसे सरवाइव करने के लिए एक बैग में कुछ पैसे देता है। रूडो हैरान होता है कि वो उसे पैसे क्यों दे रहा है,
जिस पर इंजन बताता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है लड़के, क्योंकि तुम्हारे कपड़े बेचकर ही तो ये पैसे आए हैं। ये सुनकर रूडो गुस्से में कहता है, चमाइला तूने मेरा कपड़ा बेचा? इंजन कहता है, शांत हो जाओ बाबू भैया, उसमें तुम पहचाने जाते कि स्फीयर से आए हो। अच्छा यहीं रुको, मैं तुम्हारे ट्रेनर को यहाँ की लोकेशन भेज रहा हूँ। लेकिन तभी एक कैट वो पैसे की पोटली लेकर के भाग निकलती है। रूडो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्लियां तो हमेशा से ही तेज होती हैं। तभी उसे एक स्टिक दिखती है जिसे उठा करके वो उसे गपच लेता है, पर एक जानका नाम का आदमी उससे कहता है कि वो स्टिक मेरी है और उसे छीन लेता है। रूडो उस स्टिक पर क्लीनर का सिंबल देख करके समझ जाता है कि वो भी शायद इंजन की तरह ही एक क्लीनर है और ये स्टिक शायद उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तभी जानका अपना पावर एक्टिवेट करके उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है उसकी स्टिक चुराने के लिए, और उसका अटैक मुश्किल से रूडो डॉज कर पाया था। जानका कहता है, इंजन ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने का जिम्मा दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा स्टूडेंट तो एक चोर निकलेगा। रूडो उसे समझाता है कि वो सिर्फ स्टिक से अपनी पोटली वापस पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानका उसे चिढ़ाता है कि तुम्हारे बाप ने यही सिखाया है, पहले चोरी करो और फिर पकड़े जाने पे झूठ बोलो। ये सुनकर रूडो गुस्सा करता है, लेकिन फिर उसे रेक्टो की कही बात याद आती है कि हमेशा शांत रह करके दूसरों को समझने की कोशिश करो। वो जानका से माफी मांग कहता है कि ये जरूर उसकी कीमती चीज है, इसलिए वो उस पर नाराज है। ये सुनकर जानका सोचता है कि शायद ये सच बोल रहा है, क्योंकि उसने उसे स्टिक लेकर के भागते तो नहीं देखा। रूडो रियलाइज करता है कि ये पहली बार है जब उसने सिचुएशन को बड़े ही शांति से कंट्रोल कर लिया, और उसे लगता है कि रेक्टो कई बातें तो सही कहता था। जानका उसे उठने में मदद करता है और उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है, जिस पर रूडो कहता है कि शायद उसके ग्लव्स ही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैं अपनी एबिलिटी के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। जानका उसके ग्लव्स को एग्जामिन करता है और उन्हें कूल कहता है। रूडो भी फ्रेंडली होना चाहता है, क्योंकि रेक्टो की बात याद आती है कि इंसान को हमेशा खुशमिजाज होना चाहिए, गंभीर तो गौतम भी है। इसीलिए वो अपनी हैप्पी साइड दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशंस इतने अजीब लगते हैं कि जानका सोचता है, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? रूडो सोचता है कि मेरी स्माइल उसे क्रीपी क्यों लग रही है। वो अपनी आईज और लिप्स बंद करके भी ट्राई करता है, लेकिन जानका फिर भी मानता है कि वो अब भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो सोचता है कि ये खुद को ओवर कॉन्फिडेंट मान रहा है, क्योंकि इंजन ने उसे जीनियस जो कहा था। वो कहता है कि हम क्लीनर्स हर वक्त अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जबकि तुम तो सब कुछ कैजुअली ले रहे हो, और तुम अपने गोल की बात भी सीरियस होकर के नहीं कहते, इसीलिए शायद क्योंकि तुम्हारा गोल भी कोई बेवकूफी बड़ा ही होगा। यहाँ रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि उसे इस दुनिया को बदलना है। वो जानका से कहता है कि वो अपने गोल को लेकर के सीरियस है और उसे कभी मजाक में मत लेना, जिस पर जानका नोट करता है कि उन्हें शुरुआत से ही एक दूसरे के साथ नहीं बन रही थी। वो अपना वेपन निकाल लेता है। रूडो भी पीछे से एक रॉड पकड़ लेता है और जानका ये देख करके शॉक्ड रह जाता है कि रूडो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। उसे लगता है कि यही रीजन है कि इंजन ने उसे जीनियस कहा था, लेकिन जानका कहता है कि सिर्फ नेचुरल टैलेंट होने से कोई भी एक्सपीरियंस्ड फाइटर को नहीं हरा सकता। तभी जानका का वाइटल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम स्टाफ है, ऊपर से गिरता है, जिससे रूडो सरप्राइज हो जाता है कि ये ऊपर कब गया। जानका उसे उठाता है और उस पर चार्ज कर देता है। रूडो को मजबूरी में डिफेंड करना पड़ता है। वो मुश्किल से उसके साथ टिकने की कोशिश कर रहा था। तभी जानका उस चीज को सूंघता है जो उस पर गिरती है और अचानक से मुंह बनाने लगता है। वो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ में तो एक प्लंगर है। इधर रूडो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। इसके बाद जानका उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्लंगर क्या होता है, टट्टी साफ करने वाला, लेकिन रूडो सुनने के तो मूड में नहीं होता और वो लगातार उस पर अटैक करता रहता है, जिस पर जानका भागने लगता है कि अबे पागल है क्या। रूडो को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना डरा हुआ क्यों है, लेकिन वो उसके पीछे दौड़ता है और आखिरकार उस पर पूरा टंकी साफ कर देता है। फिर इंजन वहाँ पहुँचता है, ये सोचते हुए कि दोनों तो अब तक दोस्त बन गए होंगे, लेकिन जैसे ही सब उसकी कार में बैठ करके बताते हैं कि क्या हुआ, वो जोर से हंस पड़ता है। जानका को यकीन नहीं होता कि पहले ही दिन टीचर की इज्जत फटीचर की तरह हो गई। इंजन रूडो से कहता है कि जानका काफी हाई स्टैंडर्ड वाला बंदा है और उसने कभी सपने में भी टट्टी से नहाने का तो नहीं सोचा था, पर जानका हमारे ग्रुप का सबसे स्किल्ड गिवर है जो उसे बहुत कुछ सिखाने वाला है। जानका इधर हैरान होता है कि इंजन उसे स्किल्ड मानता है, लेकिन अचानक इंजन एक लड़की रियो से पूछता है कि वो कब आई। रियो बताती है कि वो तो बस रूडो से मिलने आई है और उसके बालों को चेक करने लगती है कि क्या ये नेचुरल है, और रूडो हैरान होता है कि कोई लड़की उसके बालों से खेल रही है और सोचता है कि वो थी आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। इंजन उन्हें क्लीनर्स हेडक्वार्टर ले जाता है और रूडो शॉक्ड हो जाता है कि वो जगह कितनी इम्प्रेसिव दिखती है। इंजन उसे रिसेप्शनिस्ट मियू से मिलवाता है, क्योंकि हर न्यूली ज्वाइंट को सबसे पहले उससे मिलना होता है। मियू तुरंत ही उसके आसपास मक्खी नोटिस करके उन्हें चम्मच से ही मार देती है, जिस पर रीडो काफी इम्प्रेस होता है। इंजन बताता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लासेस हैं, जो उसके विजन को बूस्ट करते हैं और वो किसी के भी ट्रू पोटेंशियल को देख सकती है।
मियू अपनी एबिलिटी रीडो पर यूज करती है और जो देखती है उससे शॉक्ड रह जाती है, जिस पर एंजिन उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि रीडो पहले से ही एथलेटिक है, उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छा कनेक्शन है, फिर भी उसे प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। एंजिन को लगता है कि मियू कुछ तो छुपा रही है। मियू कहती है कि वैसे ये इसके गर्दन पे क्या लगा है। एंजिन हंसने लगता है कि अच्छा इसीलिए इसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही हैं। एंजिन फिर उसे अपने बॉस से मिलवाने ले जाता है, लेकिन चलते चलते रीडो पीछे मुड़कर मियू को देखता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके बारे में कुछ जानती है जो नहीं बता रही। रास्ते में एंजिन रूडो को बताता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 100 मेंबर्स हैं और उसे उनसे भी मिलना चाहिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर हेडक्वार्टर्स में नहीं होते। पर जब वो रूम में पहुंचते हैं तो भरा हुआ होता है। छोड़ो, फिर कभी इंट्रो करा देंगे। फिर जैसे ही वो बॉस के रूम तक पहुंचते हैं, एंजिन रूडो से कहता है कि सीधे जाके ये मत कहना कि मुझे ऊपर जाना है, वरना ऊपर का ही टिकट काट देंगे। पहले अपनी सर्विसेज ऑफर करना, और हाँ, बॉस से उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना, क्योंकि किसी को भी इस बात का पता नहीं है, लेकिन फिर भी सब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। दरवाजा खुलता है लेकिन रूम खाली निकलता है। मियू बताती है कि बॉस मिशन पे बाहर गए हुए हैं और कुछ दिन में लौटेंगे। रूडो निराश होता है और सोचता है कि तब तक वो क्या करे। रियो अचानक आकर के कहती है कि वो क्लीनर तभी बन सकता है जब बॉस उसे अप्रूव करेगा। तब तक फिलहाल रूडो को उसके साथ ट्रेनी बनकर चलना चाहिए ताकि वो उसे और अच्छे से समझ सके। मियू उन्हें कमांड रूम में ले जाती है और बताती है कि पोल्यूटेड जोन के पास एक छोटे से टाउन से उनकी मदद मांगी गई है क्योंकि वहाँ कचरा मॉन्स्टर्स देखे गए हैं। रूडो उससे पोल्यूटेड जोन के बारे में पूछता है, जिस पर वो एक्सप्लेन करती है कि जमीन को 3 तरह से सेफ जोन, पोल्यूटेड जोन और नो मैंस लैंड में डिवाइड किया गया है। सेफ जोन में इंसान सरवाइव करता है, लेकिन पोल्यूटेड जोन्स में कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं, और जहाँ रूडो गिरा था वो एरिया नो मैंस लैंड कहलाती है। वो एरिया इतनी हेवीली पोल्यूटेड है जहाँ मास्क के बिना कोई गया तो 15 मिनट में ही मर जाएगा। मियू उसे मास्क देती है और सब मिशन पर निकल जाते हैं। रूडो पूछता है कि बाकी लोग कौन हैं, जिस पर रियो बताती है कि वो सपोर्टर्स हैं और उनके पास गिवर्स जैसी पावर्स नहीं होती, लेकिन फिर भी वो काम के होते हैं। एक सपोर्टर जिसका नाम गिरीस होता है रूडो का हाथ शेक करता है और रूडो शॉक्ड हो जाता है कि उसकी पकड़ कितनी टाइट थी। रियो बताती है कि ये अपने हाथ से ही कचरा मॉन्स्टर की आउटर लेयर तोड़ सकता है। तभी वो देखते हैं कचरा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं। रूडो पैनिक करने लगता है, लेकिन रियो उसे एश्योर करती है कि ये तो बकरियां हैं जो डैमेज भी नहीं कर पाते। लेकिन अचानक एक और ग्रुप आता है और रूडो फिर से पैनिक कर जाता है क्योंकि अब फेंस टूटने वाली होती है। रियो कहती है ये उनके ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। वो कहती है चलो जल्दी से इन्हें खत्म करके वापस चलते हैं ताकि तुम्हारे फर्स्ट मिशन का सेलिब्रेशन भी कर सकें। पर रूडो तो इधर कहता है कि वो इतनी शांत कैसे है जबकि ये मॉन्स्टर उसे मार भी सकते हैं। रियो उसे समझाती है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो सबसे पहले कूल रहना सीखना होगा। रूडो एंजिन की बिहेवियर को भी याद करता है और सोचता है कि शायद यही चीज है जो उसमें मिसिंग है। तभी एक जायंट बीस्ट बैरिकेड तोड़ देता है। रियो इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन कहती है कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, और वो खुद उससे लड़ने की तैयारी करती है। वो हवा में एक कैंची फेंकती है जो अचानक काफी बड़ी हो जाती है और वो उसका इस्तेमाल करके पूरे मॉन्स्टर्स को काट रही होती है। रूडो शॉक्ड कि ये चाची तो पैरों से कैंचियां चला रही है। वो रियलाइज करता है कि हर कोई अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अलग तरीके से यूज कर रहा है। लेकिन तभी एक कचरा मॉन्स्टर पीछे से उस पर अटैक करता है, जिसे गिरीस सिर्फ अपने हाथों से रोक लेता है और उसे रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट डालती है। वो सभी सपोर्टर्स से कहती है कि और मॉन्स्टर्स को मेरी तरफ फेंको, और सब उसका ऑर्डर मानते हैं। रूडो समझ जाता है कि ये लोग बिना पावर्स के इन्हें मार नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें कमजोर कर सकते हैं ताकि गिवर्स उन्हें आसानी से खत्म कर दें। धीरे धीरे वो छोटे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और सिर्फ एक जायंट बचता है। रियो अपना ध्यान उस पर लगाती है। सपोर्टर्स बाकी को साफ करने लगते हैं, लेकिन तभी एक कचरा मॉन्स्टर अचानक जाग जाता है और एक सपोर्टर पर हमला करने वाला था। रूडो उसे बचाने दौड़ता है और सोचता है कि वो सिर्फ बोझ नहीं बन सकता। वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है, लेकिन उसका वेपन ट्रांसफॉर्म होकर सपोर्टर को ही लगभग मारने वाला था। उसे एहसास होता है कि वो अभी भी अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो मॉन्स्टर उस पर हावी हो जाता है, लेकिन रियो आकर के उसे बचा लेती है और उसकी बहादुरी की तारीफ करती है कि वो मदद करने को आया। सब सोचते हैं कि शायद रियो उस जायंट मॉन्स्टर को हरा के आई है, लेकिन रियो कहती है कि मैंने उसे कई बार काटा लेकिन वो गिर ही नहीं रहा। वो समझ नहीं पाती कि उसने उसके टुकड़े किए फिर भी वो कैसे बचा हुआ है। रुको, मैं इस बार उसके कुतरी कुतरी करके लौटती हूँ। इधर सपोर्टर्स इस मॉन्स्टर के बारे में हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने निकल जाते हैं। रियो उस मॉन्स्टर पर जंप करके उसके सिर से निकल रहे टेंटिकल्स को काटती है, लेकिन उसे उनके नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि मॉन्स्टर टेंटिकल्स को वापस से जोड़ लेता है और जमीन पर वार करके उसे गिराने की कोशिश करता है।
फिर वो अचानक रूडो की तरफ अटैक करता है, लेकिन लकीली टारगेट मिस हो जाता है। जमीन टूटने लगती है और रूडो गिरते हुए सोचता है कि जब वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा तो फिर वो रेक्टो को मारने वाले आदमी से कैसे बदला ले पाएगा। गिरीश उसे टाइम पर पकड़ लेता है और अपने कंधे पर उठाकर कहता है कि उसे पहले उन सपोर्टर्स से सीखना चाहिए जो बिना पावर्स के भी पूरा जान लगा रहे हैं और जिंदा हैं। इसी बीच रूडो देखता है कि रियो मॉन्स्टर को काट रही है और उसे समझ आता है कि मॉन्स्टर चिल्ला रहा है क्योंकि उसका वीक स्पॉट मिल गया है। वो हवा में उछलकर अपना अल्टीमेट अटैक उस स्पॉट पर करती है, जिससे मॉन्स्टर आखिरकार खत्म हो जाता है। उसकी बॉडी राख में बदल गई थी। गिरीश देख करके हैरान होता है कि उसने उसे कैसे हराया, जिस पर रियो उसे एक कटर दिखाती है जो उस बीस्ट को पावर दे रहा था। गिरीश को समझ नहीं आता कि कोई कचरा मॉन्स्टर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट कैसे रख सकता है। उधर किडनैपर्स का लीडर होश में आता है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि उसकी हार के बाद क्या हुआ। तभी वो देखता है कि जैबर नाम का आदमी सोफे पर बैठा है। तो बताओ उस लड़की के बारे में जो ऊपर से गिरा और जिसके बारे में तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे। इधर क्लीनर हेडक्वार्टर पर रियो रूडो के लिए वेलकम पार्टी रखती है। जानका भी ज्वाइन करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि रूडो तो सिर झुकाए बैठा है। वो रियो से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो तब से चुप है जब से वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने में फेल हो गया है। जानका को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो रियो से उस अजीब मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। रियो बताती है कि हाँ, उसमें कोड मिलने के बजाय उन्हें उसके अंदर वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिला। उसे समझ नहीं आया क्या करना, तो उसने ये टेंशन सीनियर्स पर छोड़ दिया और पार्टी एंजॉय करने लगी। गिरीश रूडो को अकेला बैठा देखता है और कहता है, हे तुमने अच्छा काम किया, लेकिन रूडो खुद को बेकार समझता है। गिरीश उसे याद दिलाता है कि तुमने अपने एक सपोर्टर को बचाया था। फिर भी रूडो मानता है कि वो ग्रुप पर एक बोझ है क्योंकि उसकी पावर्स ठीक से काम नहीं करती। वो सैड है क्योंकि स्फीयर पर भी रेक्टो को उसे कवर करना पड़ता था और उसे लगता है कि वो कभी किसी की एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतर पाएगा। गिरीश कहता है, ऐसा नहीं है, तुम दूसरे गिवर्स की तरह सपोर्टर्स को बेकार नहीं समझते, बल्कि उन्हें भी सेम रिस्पेक्ट देते हो और तुम्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि खुद अपनी जिंदगी से तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन है। रूडो कहता है, मुझे खुद नहीं पता। गिरीश कहता है, खुद पे थोड़ा भरोसा रखो यार। तभी एंजिन आकर पूछता है कि रूडो ने अब तक कुछ खाया या नहीं, और सब फिर उसे साथ में पार्टी एंजॉय करने ले जाते हैं। इसी बीच जैबर किडनैपर्स के लीडर को टॉर्चर करता है और रूडो के बारे में पूछता है। लीडर कहता है कि वो सब कुछ तो बता चुका है, जिस पर जैबर उसे खत्म करते हुए कहता है, कुछ बचा के रखना चाहिए था। क्लीनर्स हेडक्वार्टर पर मियू को एक रिक्वेस्ट मिलती है और वो सबको इन्फॉर्म करने के लिए बुलाती है। जानका पूछता है कि रूडो साथ में क्यों आया है, जबकि उसने तो अभी तक ऑफिशियली क्लीनर्स ज्वाइन भी नहीं किया। मियू कहती है, पर ये जॉब उससे जुड़ी है। एक मर्चेंट का रिक्वेस्ट आया है कि पोल्यूटेड जोन में एक कचरा मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया। वो तो भाग निकली, लेकिन उसका सामान और एक ऊपर से आया इंसान, दोनों को वो मॉन्स्टर लेकर के भाग गया है और हमें वही वापस लाना है। रूडो जानता है कि उसकी पावर्स सही से काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो टीम के साथ जाने का फैसला करता है ताकि शायद इस मिशन से उसे ऊपर लौटने का कोई हिंट मिल जाए। मियू कहती है कि नॉर्मली वो एंजिन को लीड करने को कहती है, लेकिन वो बिजी है और उसे भरोसा है कि जानका लीड कर सकता है। जानका खुश होता है कि एंजिन उस पर ट्रस्ट करता है और ग्रुप को पोल्यूटेड जोन की तरफ ले जाता है। रास्ते में रूडो गिरीश से पूछता है कि वो वेपन क्यों नहीं कैरी करता। गिरीश कहता है, ओए, उनके लिए तो मेरे 2.5 किलो के हाथ ही काफी हैं। एक सपोर्टर रूडो को बताता है कि गिरीश के पास एक ताबीज भी है और हर बार मिशन से पहले वो सबकी सलामती की दुआ करता है। गिरीश शर्मिंदा हो जाता है कि ये खबर अब पूरे टीम में फैल चुकी है। वो पोल्यूटेड जोन पहुंचते हैं जहां मर्चेंट उन्हें मिलती है। वो बताती है कि जब वो अपना माल लेकर के जा रही थी तो उसे एक बेहोश इंसान मिला। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी एक कचरा मॉन्स्टर ने उसका माल और वो आदमी दोनों को उठा लिया। रूडो पूछता है कि क्या वो उस मिले इंसान को बेचने के लिए तो नहीं ढूंढवा रही ना, लेकिन मर्चेंट कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो बस उसकी चिंता है। जानका को यहाँ पर शक होता है क्योंकि कचरा मॉन्स्टर्स इंसानों पर सीधे अटैक करते हैं, किडनैप नहीं करते। मर्चेंट उन्हें उस बिल्डिंग में ले जाती है जहाँ से मॉन्स्टर गायब हो गया था। जानका सबको अलर्ट रहने को कहता है, लेकिन अंदर पहुँचने पे उन्हें बस एक मूर्ति दिखता है। मर्चेंट अचानक सबको आगे धक्का देती है और पता चलता है कि वो मूर्ति एक डॉल की है। फ्लोर नीचे धंस जाता है और सब अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। मर्चेंट रूडो की ओर इशारा करती है और धूल में बदल जाती है। अंधेरे में उन्हें 2 पर्पल लाइट्स दिखती है और जानका समझ जाता है कि ये रेडर्स का बिछाया जाल है। रूडो सोचता है कि क्या ये भी किडनैपर्स हैं? गिरीश बताता है कि नहीं, ये पहले चोर हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी हरकतें और बुरी होने लगी हैं। सतर्क रहना, ये भी गिवर्स होते हैं। गिरीश 3 सपोर्टर को एग्जिट सिक्योर करने को कहता है और खुद फोलो के साथ रूडो को डिफेंड करने लगता है। वो जानका से पूछता है कि क्या वो रेडर्स को संभाल लेगा। जानका कॉन्फिडेंटली कहता है, अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ।
वो रेडर से कहता है, मुझे पता था तुम रूडो के पीछे आओगे, लेकिन ऐसे प्लान बनाओगे ये नहीं पता था। क्या ऊपर से आने वाले इंसान इतने महंगे बिकने लगे? रेडर्स कहते हैं, हम बस उससे जानकारी निकालना चाहते हैं कि कैसे वो बॉर्डर क्रॉस करके जिंदा पहुंच गया। रेडर्स में से एक लड़की बताती है कि उसके पास मड पॉपेट्स है, लेकिन जानका कॉन्फिडेंटली अपना वेपन एक्टिवेट करता है। तभी उनका एक पार्टनर उस मिट्टी के पपेट में से निकल करके उस पर अटैक कर देता है। लड़की कहती है, क्लीनर्स सिर्फ कचरा मॉन्स्टर से लड़ते हैं, इसलिए उन्हें ह्यूमन से लड़ना नहीं आता। वो वही पुरानी स्ट्रेटजी दोहराती है, मिट्टी के पपेट्स भेजती है और उनमें से एक में उसका पार्टनर छुपा होता है। जानका दोनों के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वो उस लड़की पर रश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन को दलदल में बदल देती है, जिसमें वो फंस जाता है। ज्यादा हिले या हिलाए तो और धंसते चले जाओगे। वैसे भी एक तुम ही थे जो रूडो को हासिल करने से हमें रोक सकता था। जानका कहता है, हो गया डायलॉग पूरा। वो नोटिस करता है कि उसने उनके अटैक्स को सही तरह से समझ लिया है, क्योंकि उसे लगा ही था कि लड़की अपने सॉवेल से मड पपेट्स को कंट्रोल कर रही है और उसका पार्टनर उसमें घुस के अटैक कर रहा है, और उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके शूज हैं जो उसे मड पर फ्रीली मूव करने दे रहे हैं। वो कहता है, तुम्हारी जोड़ी तो कमाल की है, कहाँ से बनाई? शादी.com। वो अपने स्टाफ को जमीन पर मारता है, जिससे एक शॉक वेव निकलती है और पूरा बेसमेंट साफ साफ दिखने लगा था। उसे पता चल जाता है कि आदमी किस मड पपेट में छुपा हुआ है। जानका तुरंत उस पर चार्ज करता है और एक ही ब्लो में उसे बेहोश कर देता है, साथ ही लड़की को भी मारता है। ये बुरी लड़की है, जिससे उसके सारे डॉल्स गायब हो जाते हैं। वो कहता है, तुम सभी तो काफी जल्दी निपट गए। लेकिन तभी जैबर उसके पीछे आकर कहता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसी बीच रूडो और बाकी सपोर्टर्स एग्जिट डोर तक पहुंचते हैं, जिस पर गिरीश अपने लोगों से कहता है कि ऊपर जाकर के मदद बुलाओ। वो जानका को चेक करता है, तभी एक पपेट उनकी तरफ चला आ रहा था। वे सोचते हैं कि वो जानका है, लेकिन असल में वो जैबर निकलता है। वो रूडो को देखता है और समझ जाता है कि ये वही लड़का होगा जिसके बारे में मरा हुआ जीतू बता रहा था। जैबर दीवार पर कूदकर उसे तोड़ देता है और एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। गिरीश उससे कहता है कि रूडो क्लीनर्स का मेंबर है, तो उस पर अटैक करना यानी हमसे दुश्मनी करना। लेकिन जैबर कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है, मैं बस इसलिए लेट हुआ क्योंकि रास्ता भटक गया था। गिरीश उससे जानका के बारे में पूछता है, लेकिन जैबर उसे इग्नोर करता है और सीधे रूडो से कहता है, चल मेरे साथ, कोई है जो तुझसे बात करना चाहता है। वो रूडो का मास्क हटाता है। चिंता मत कर, यहाँ कोई कचरा मॉन्स्टर नहीं है। रूडो उसे पीछे ढकेल पूछता है, जानका कहाँ है? मैंने उस पे बस हल्का अटैक किया था, जिससे वो बेहोश कहीं पड़ा होगा। वो अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट करता है और उसकी रिंग्स पंजों में बदल जाती है। वो रूडो को अपने साथ आने को कहता है, लेकिन सपोर्टर्स एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। जैबर उनके अटैक्स डॉज करता है और उन्हें किक मारकर दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि मुझे सिर्फ रूडो चाहिए। लेकिन गिरीश उसके सामने आ जाता है। जैबर याद करता है कि उसने सपोर्टर्स के बारे में सुना था जो क्लीनर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन उसे लगता है कि वो बेकार होते हैं क्योंकि उनके पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। रूडो से कहता है गिरीश को जाने देने। जैबर कहता है, उप्स, मैंने तो इसमें जहरीले पंजे घुसा दिए हैं। जो देख करके रूडो शॉक्ड हो गया था। गिरीश गिरने लगता है और उसका लकी ताबीज उसके हाथ से फिसल जाता है, पर रूडो उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ रेक्टो रूडो को दीवार पर सिर मारते हुए देख पूछता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो कहता है, क्योंकि तुमने सिखाया है दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। शायद ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा है। रेक्टो कहता है, क्या ये सब इसीलिए क्योंकि तेरे पेरेंट्स ने तुझे छोड़ दिया और अब तू खुद को बेकार मानता है? मेरे साथ चल। रेक्टो उसे बाहर ले जाता है और कई एक्टिविटीज कराता है ताकि वो कुछ ऐसा ढूंढ पाए जिसे वो सच में पसंद करने लगे। रूडो थोड़ी देर के लिए बेटर फील करता है, लेकिन रेक्टो समझता है कि अभी भी उसने वो चीज नहीं पाई है जिसे वो दिल से प्यार करे। तभी रूडो देखता है कि कोई कचरा फेंक रहा है। वो भागकर वहां जाता है और उसमें से एक डॉल पकड़कर रोने लगता है। रेक्टो हैरान होता है कि आखिर किस बात ने उसे रुला दिया। रूडो बताता है कि लोग थोड़ी सी भी हुई टूटी चीज को ऐसे क्यों फेंक देते हैं, जबकि उनमें अभी भी एक पूरी जिंदगी बाकी होती है। मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। और रेक्टो समझ जाता है कि उसे सिर्फ चीजों को फेंकने से दुख इसलिए होता है क्योंकि वो उनके रियल पोटेंशियल को देख पाता है जो बाकियों को नहीं दिखता। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रूडो गिरीश का लकी ताबीज एक्टिवेट कर देता है। जैबर शॉक्ड। गिरीश समझ जाता है कि रूडो पहले अपनी पावर्स क्यों नहीं यूज कर पा रहा था, क्योंकि उसकी एबिलिटी सिर्फ चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलना नहीं है, बल्कि उनकी पूरी पोटेंशियल को बाहर लाना है। जैबर ये देख पैनिक नहीं करता, बल्कि और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब होगी टक्कर। फोलो इधर गिरीश की देखभाल कर रहा था और रूडो सोचता है कि गिरीश की बातों से ही उसे समझ आया कि उसे सच में क्या करना चाहिए।
वो जैबर को साबित करने का वादा करता है कि सपोर्टर्स बेकार नहीं होते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। आओ आओ जल्दी से मुझ पर अटैक करो। फोलो नोटिस करता है कि गिरीश का खून काफी बह चुका है और वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा ऐसे। गिरीश कहता है कि वो ठीक है। वो रूडो की तरफ देख कहता है, पिछली फाइट में ये अपनी पावर इसलिए नहीं इस्तेमाल कर पा रहा था क्योंकि ये गुस्से में था, पता नहीं था कि इसे क्या करना है, लेकिन अब इसका दिमाग क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। जैबर रूडो की तरफ रश करता है और दोनों की फाइट शुरू होती है। जैबर सोचता है कि रूडो बस डिफेंड पर खड़ा है और पूछता है, क्या वो सच में लड़ना ही चाहता है ना? रूडो कहता है कि वो पूरी ताकत से उस पर अटैक करे, पर जैबर का कोई भी हिट नहीं लगता। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिर उसके अटैक्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं। रूडो बताता है कि गिरीश ने इस ताबीज से सबकी सेफ्टी की प्रेयर की थी, इसीलिए ये तालिस्मान डिफेंस को प्रायोरिटी दे रहा है और दुश्मन को मारने ही नहीं दे रहा। जैबर कहता है, उसकी एबिलिटी उसके अटैक्स डॉज कर रही है ना? लेकिन रूडो बताता है कि सच इसके उल्टा है, क्योंकि वो तो हिला तक नहीं। असल में तो तू खुद ही उसके पास आकर के हट जा रहा है बुड़बक। रूडो समझाता है कि ताबीज उसे पहले से ही बता देता है कि जैबर कहां से अटैक करके कहां खत्म करेगा। जैबर दोबारा उस पर चार्ज करता है, लेकिन रूडो हवा में ही रोक देता है और बताता है कि ताबीज में सिर्फ डिफेंसिव पावर है ना, पर मेरे हाथ का मुक्का तो तू खा ही सकता है। रूडो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे जैबर की नाक से खून निकलने लगा था। जैबर इस लड़ाई को और एंजॉय करने लगता है। उसे समझ आता है कि रूडो ताबीज का इस्तेमाल करके उसकी मूवमेंट डायरेक्ट कर रहा है। वो पूछता है, क्या उसे लगता है कि इस तरह से लड़ना फेयर है? लेकिन रूडो से याद दिलाता है कि खेलने की बात तो उसी ने की थी ना, तो अब वो जैबर का गेम उसी तरह से खेलेगा जब तक कि वो हार नहीं मानता। जिस पर जैबर कहता है, तुम बहुत नादान हो। जैबर पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ताबीज उसे रोक देता है और रूडो को एक परफेक्ट मौका मिल जाता है उसे फिर से एक पंच मार के दूर फेंकने का। फिर भी जैबर हार मानने से इनकार करता है और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एक डस्ट क्लाउड बना देता है, जिससे ताबीज की विजन ब्लॉक हो जाती है और कंक्रीट की स्लैब काट करके रूडो की तरफ फेंकता है, जिससे रूडो किसी तरह डॉज कर लेता है और जैबर क्लोज रेंज में कायरो की तरह अटैक करने पहुंच जाता है। लेकिन ताबीज एक बार फिर उसकी प्रेजेंस को पकड़ लेता है और रूडो उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन जैबर तुरंत वापस जाता है। इसके बाद जैबर लगातार इधर उधर जंप करने लगता है, पागलों की तरह जाता है और मुक्का खा के आता है। जैबर इतनी बुरी तरह थक जाता है कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रूडो सोचता है कि शायद अब वो हार मान गया है, लेकिन जैबर पागलों की तरह हंसने लगता है। बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी पिटाई हुई है, पर एक बात तो मैंने पकड़ ली, ये तालिस्मान बचाने वाले पे किए सिर्फ गलत इरादे को पकड़ता है और अटैकर को रास्ते से हटा देता है। क्योंकि जब कंक्रीट उसकी तरफ गलती से आया था तो ताबीज ने उसे नहीं रोका, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का तो कोई इरादा ही नहीं होता है। वो अपने जहरीले वाइटल इंस्ट्रूमेंट खुद में घुसा देता है, ये कहते हुए कि थोड़ा दर्द होगा, पर इससे मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो क्या तुम्हारा तालिस्मान तुम्हें मेरे पागलपन से बचा पाएगा? वो जोर से चीखते हुए नई एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है, जिससे रूडो नर्वस हो जाता है। अचानक जैबर चार्ज करके उसकी तरफ आता है और रूडो किसी तरह से उसका ये अटैक डॉज कर पाया था। रूडो समझ जाता है कि इस पागल से मैं यहाँ लड़ा तो गिरीश और फोलो को भी चोट लग सकती है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैबर उसका पीछा करता है। रूडो ताबीज इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो अब काम ही नहीं कर रहा था। वो जैबर को खुद ही अपने से दूर करता है, पर जैबर फिर उठ खड़ा हुआ था और पागलों वाली हरकतें करते जा रहा था, जिस पर रूडो हैरान होता है कि उसने तालिस्मान की पावर से बचने का क्या ही बेजोड़ तरीका ढूंढा है। ये तो सही में एक मासोचिस्ट है। फ्लैशबैक में रूडो का चाइल्डहुड दिखाया जाता है, जहां वो किड्स से बुली होता है, लेकिन कभी फाइट बैक नहीं करता, जिस पर वो बच्चे कहते हैं, ओए तू मासोचिस्ट है क्या? लेकिन रूडो को इसका मतलब ही नहीं पता होता। घर आकर वो रेक्टो से पूछता है और रेक्टो उसके सवाल से हैरान हो गया था। हम प्रेजेंट में लौटते हैं, जहां रूडो सोचता है कि अगर जैबर सच में मासोचिस्ट है तो उसे हराना इम्पॉसिबल है। जैबर फिर से चार्ज करता है और रूडो उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जैबर कंक्रीट को काट कर डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। रूडो ताबीज के आर्म्स का इस्तेमाल कवर के लिए करता है, लेकिन जैबर उसकी डिफेंस तोड़ दिया था। अचानक एक डंडा उड़ करके जैबर को लगता है, धत, मेरे से लड़ने की जगह यहाँ इस बच्चे को परेशान करने चला आया। रूडो देखता है जानका जिंदा है, लेकिन मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। जानका कहता है, अपने टीचर को अंडर एस्टिमेट कर लिया था क्या छोटे? ओ तेरी, ये क्या चीज है? तो आखिर तुमने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख ही लिया? रूडो कहता है, हाँ, पर बताता है कि कैसे जैबर ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। जानका कहता है, तो ये सिर्फ गलत इंटेंशन पे ट्रिगर होता है। रूडो से पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला? मैं तुम दोनों की फाइट देख रहा था।
जान का एक आइडिया निकालता है और रूडो से कहता है कि उसे एक बार हिट करने दे। मेरी हालत चलने लायक नहीं है, इसलिए मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ। रूडो ये सुनकर सरप्राइज होता है। जान का कहता है अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ तो ये ताबीज मुझे तेजी से दूर फेंकेगी, और अगर नहीं तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गुरु का एक डंडा पड़ेगा। जान का रूडो पर अटैक करने दौड़ता है और ताबीज उसे जैबर की तरफ फेंकता है, जिससे वो उसके मुंह पे जाके वो डंडा मारता है। जान का खुश होता है कि प्लान काम कर गया, लेकिन रूडो कहता है क्या आपने सच में मेरे पे गलत इंटेंशन से अटैक किया था? जान का हंसते हुए कहता है अरे ये तो बस एक टेस्ट था, मेरा फीस देना मत भूलना। जैबर फिर से खड़ा हो जाता है तो जान का दोबारा रूडो को हिट करता है और वो उसे लॉन्च करके जैबर को जमीन पर पटक देता है। अब इसी ट्रिक का यूज करके दोनों जैबर की खूब पिटाई करते हैं, इतनी कि अब वो अपने सेंसेस में आने लगता है। ओह, तो ये वही आदमी है जिसका एटीट्यूड खराब है। जान का फाइनल ब्लो देता है और खुश होता है कि आखिर ये सब खत्म हुआ, लेकिन थक के गिर जाता है। अचानक ताबीज राख में बदल जाती है और जान का सोचता है कि क्या रूडो के वेपन्स कुछ टाइम के लिए ही चलते हैं या उसके राख होने के पीछे कोई और कारण है। रूडो खुद को गिरीश का प्रीसियस ताबीज तोड़ने का जिम्मेदार मानता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब फील होने लगता है। जान का उसकी पीठ पर पंजों के निशान देख सोचता है जैबर ने कब अपने पंजे उस पे दे मारे। जैबर अपने पंजों से एनर्जी रिगेन करता है, जिस पर जान का शॉक्ड हो गया था। मेरे लेफ्ट पंजे का केमिकल मेरे दर्द को हील करता है और मुझे पता है कि तुम पर मेरी पॉइजन की असर जल्दी खत्म हो जाएगी। ये लो। वो उसमें दोबारा अपने जहरीले पंजे गाड़ देता है और पैरालाइज पड़ा रूडो को उठा करके चल देता है। रूडो सब देख तो रहा था पर खुद को ब्लेम देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, रियो जैबर को देखती है और एंजिन तुरंत से अपने छाते से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दीवार से टकरा गया था। जैबर शॉक्ड हो जाता है कि इतने सारे क्लीनर्स को ये लोकेशन किसने बताई। एंजिन बताता है कि रेडर्स ने उन्हें बेसमेंट में ट्रैप करने की प्लानिंग तो अच्छी की थी ताकि वो अपने वेपन्स यूज न कर पाएं, लेकिन टॉम और बाकी सपोर्टर्स ने पास के टाउन से टेलीफोन का इस्तेमाल करके हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर लिया। टॉम, गिरीश और बाकी सबको लेकर चिंता होती है, लेकिन एंजिन कहता है चिंता मत करो, वो इतने आसानी से नहीं मरेंगे। वो सपोर्टर्स को जाकर के सभी को चेक करने का ऑर्डर देता है। जैबर फिर से इनसेन बिहेवियर दिखाने लगता है। एंजिन कहता है ओए रूडो, तू अब तक इस पगलेट से लड़ कैसे रहा था रे? क्लीनर्स गुस्से में हैं क्योंकि जैबर्स ने उनके मेंबर्स को चोट पहुंचाई है और एंजिन कहता है हमारे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, तो अफसोस कि तुम भाग नहीं सकते। हाँ, मैं भागना तो चाहता हूँ पर भाग नहीं सकता। रूडो को लेकर ही आने का ऑर्डर जो मिला है। इसके बाद वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट करता है ताकि वो क्लीनर से फाइट कर सके, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक लड़की कटोनी आती है और उसे पकड़ कहती है हमें वापस जाना चाहिए। गेम तो अभी शुरू ही हुआ है रे पगली, और असली मजा तो अभी आना बाकी है। लेकिन कटोनी जब ये बताती है कि बॉस के चेहरे पे एक बड़ी स्माइल देखी उसने, जो सुन जैबर क्लीनर से कहता है अब काफी देर हो चुकी है, वो उनसे फाइट नहीं कर पाएगा। तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए माफी मांगता हूँ। इसके बाद जैसे ही वो वार्म होल से निकलने की तैयारी करता है, वो रूडो की तारीफ करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक ऊपर से आया इंसान होने के बावजूद भी काफी स्किल्ड है। वो क्लीनर से कहता है ये मैसेज रूडो तक पहुँचा देना, क्योंकि शायद बेचारा अभी तक जहर के नशे में है। तभी रूडो अपनी बची हुई ताकत से उसे गाली देता है रुक साले, अभी तो तुझे ग्रीस और बाकी सबको चोट पहुंचाने के लिए सजा देनी है। जैबर ये देख हैरान होता है कि इतना ज्यादा पॉइजन झेलने के बाद भी रूडो अभी तक जगा हुआ कैसे है। जैबर मानता है कि रूडो वाकई में एक टफ फाइटर है, लेकिन अचानक उसकी नजर रूडो के ग्लव्स के पैटर्न पर जाती है और वो कहता है क्या ये उसी सीरीज का सामान तो नहीं है? ये तो काफी कूल कोइंसिडेंस लगता है। बॉस ये सुनकर खुश होगा। फिलहाल तो मुझे जाना होगा, पर हम फिर मिलेंगे छुटकू। दोनों फिर एक वार्म होल के जरिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद रूडो तुरंत गिरीश को देखने भागता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसका ताबीज तोड़ दिया, लेकिन गिरीश कहता है कि भले ही वो उसके लिए कीमती था, लेकिन उसने अपना काम पूरा किया उनकी मदद करके। फिर हम देखते हैं कि रूडो एक बेंच पर बैठा है और एंजिन उसके पास आता है। वो पूछता है कि उदास क्यों हो, जिस पर रूडो कहता है कि गिरीश को लेके, क्योंकि वो उस इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जो उसे प्रोटेक्ट करने आया था। गिरीश जानता था कि वो क्या कर रहा है और उसने जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाली ताकि रूडो सेफ रह सके और सबको बचाए, न कि सिर्फ उसे। इसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और रूडो को हैरानी होती है कि गिरीश अभी भी जिंदा है। एंजिन मजाक उड़ाते हुए कहता है तो क्या तू क्या सोच रहा था कि ये निकल लिया? तुम्हारे सीने में मैंने छुरा घुसते देखा था और तुम गिवर भी नहीं हो, तो मैं तो यही सोचूंगा ना। जिस पर वो बताता है कि उसे क्लीनर्स की मेडिकल टीम ने बचाया।
ये कहूँ असल में ईसा ने बचाया, जो एक हीलर है। वो ईसा का शुक्रिया अदा करता है और शर्मीली लड़की तो कुछ बोल ही नहीं पाती। गिरीश उसकी तारीफ करता है कि उसने जैबर का सामना अच्छे से किया और ताबीज की चिंता मत करो क्योंकि वो उनके काम आया, इस बात की उसे खुशी है। अचानक एक आदमी आता है और कहता है तो रेडर्स ने बॉर्डर का जिक्र किया था, शायद वो लोग स्फीयर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एंजिन उसे बॉस कहता है और रूडो जान पड़ता है कि ओ तो ये क्लीनर का लीडर है। वो अपना नाम कॉर्वस बताता है। वो रूडो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले रिजेक्ट करने का सोचा था क्योंकि तुम बस जानकारी लेने के लिए हमारे साथ रहना जो चाहते थे, लेकिन ये देख करके कि तुमने अपने साथियों को बचाने में अपनी जान दांव पर लगा दी और तुम्हारे पास ऐसी पावर्स भी हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, तो मैं कॉर्वस तुम्हें क्लीनर में वेलकम करता हूँ। फिर रूडो उनके साथ ऑफिस में जाता है जहाँ कॉर्वस बताता है कि बॉर्डर स्फीयर और जमीन के बीच में है और जो उसे पार करने की कोशिश करता है वो मर जाता है। लेकिन एक औरत बॉर्डर के पास उस नो मैंस लैंड में रहती है और कहा जाता है कि एक यात्री खो गया था जिस पर उस औरत ने उसकी मदद की थी। और उस आदमी ने जब उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों रहती है तो उसने बताया कि ऊपर से गिरने वालों पे नजर रखने के लिए। उसने ये भी बताया कि कुछ लोग आते जाते तो हैं लेकिन मरते नहीं हैं। रूडो अब सोचता है कि शायद वही औरत उसकी मदद कर सकती है स्फीयर में वापस जाने के लिए, लेकिन कॉर्वस कहता है कि ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके बाद रूडो नो मैंस लैंड जाने की तैयारी करता है। फोलो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रूडो कहता है मुझे उस औरत से मिलना ही है। एंजिन उसे समझाता है कि अगर वो अकेले जाएगा तो पक्का मरेगा क्योंकि उसे अभी अपनी पावर्स की जानकारी नहीं है, न ही उनकी कमजोरियों के बारे में पता है। वहाँ कचरा मॉन्स्टर हैं और अब तो रेडर्स का भी डर है, जिस पर रूडो कहता है कि अगर रेडर्स इतने बुरे हैं तो वो गिवर कैसे बने। एंजिन बताता है कि गिवर बनने का अच्छे बुरे होने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स को कितने अच्छे से रखते हैं। हाँ, फिलहाल रिलैक्स करो क्योंकि पिछले कुछ दिन काफी बिजी रहे हमारे। रूडो अपने रूम में सोने की कोशिश करता है लेकिन तभी रियो आती है और उसे हेडक्वार्टर घुमाने का ऑफर देती है। वो उसे टूर कराती है और पूछती है कि उसकी स्फीयर की जिंदगी कैसी थी। रूडो बताता है कि वो भंगार वाला काम करता था, अपने एक बाप जैसे दोस्त के साथ घूमता था और गालियां खाता था। रियो कहती है क्या बात है, गालियां तो तुम्हें यहाँ भी मिलेंगी, वैसे उसके अलावा और क्या खाते थे, जैसे मिठाई या और कुछ अच्छी चीजें। रूडो कहता है मिठाई तो उसने कभी टेस्ट ही नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ अमीरों की बस्ती में ही मिलता था। रियो कहती है आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। रूडो मिठाइयाँ देख करके हैरान रह जाता है। एंजिन उसे वार्न करता है कि इसके एडिक्ट मत हो जाना क्योंकि यहाँ डायबिटीज का इलाज नहीं होता है। रियो कहती है कि ये स्वीट्स वेंडर ने बेचे थे और एंजिन बताता है कि पॉपुलेशन की वजह से फसल उगाना मुश्किल है, पर वेंडर्स के पास ऐसे गिवर्स हैं जो खाना भी बना सकते हैं। रूडो मिठाई टेस्ट करता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये इतने डिलीशियस होते हैं। उसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे थी। तभी एक लड़का उसे घूरता है और रूडो सोचता है कि शायद उसे भी मिठाई खाना होगा, तो वो उसे एक लॉलीपॉप थमा कहता है इतना ही मिलेगा। वो लड़का तुरंत उसे खा लेता है और मांगने लगता है। रूडो हैरान होता है कि अबे अब ये कौन आ गया मुझे डिस्टर्ब करने। इसके बाद हम देखते हैं रूडो अपनी पावर से चाकू पर यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो काम नहीं करती, जिस पर रियो और एंजिन उसका मजाक उड़ाते हैं कि शायद मिठाई अभी तक तुम्हारे दिमाग से नहीं निकली है। जानका कहता है रूडो को फेंकी हुई चीजें ठीक करना पसंद है, इसलिए उसकी पावर सिर्फ टूटी फूटी चीजों पे काम करती है। सब डिसाइड करते हैं इस बात को ट्राई करके देखने के लिए। रूडो कचरे में से एक मेटल का टुकड़ा पकड़ता है और वो एक वेपन में बदल जाता है। सबको यकीन हो जाता है कि जानका सही कह रहा है। फिर वो उससे एक से ज्यादा वेपन बनाने को कहता है। रूडो और वेपन्स बनाता है लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगती है। एंजिन कहता है कि इसकी ग्लव्स की क्वालिटी इतनी हाई है कि इसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा। रूडो पूछता है इसका क्या मतलब है। एंजिन समझाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी उतनी इम्प्रूव होती है जितना उसका ध्यान रखा जाता है और ये उसके साथ बचपन से है, तो इसलिए इसकी क्वालिटी तो टॉप नॉच है। रूडो यहाँ पर एक सवाल पूछता है कि ताबीज और बाकी चीजें उसके छूने के बाद फिर धूल क्यों बन गई, और अगर ऐसा है तो ये सारे अब तक कैसे बचे रह गए। रियो कहती है कि शायद इसीलिए क्योंकि ताबीज ने अपना पर्पस पूरा कर लिया था। वो कहती है कि रूडो की पावर ऑब्जेक्ट्स को उनकी फुल पोटेंशियल तक लेके जाना है ताकि वो अपना असली मकसद पूरा कर सकें। जानका भी कहता है कि ये बात सही हो सकती है क्योंकि वहाँ ताबीज तब टूटा था जब रूडो खुद को सेफ फील करने लगा था। एंजिन भी इस बात से एग्री करता है। रियो याद दिलाती है कि जैबर ने जाते हुए रूडो के ग्लव्स को एक सीरीज का हिस्सा कहा था, तो शायद और भी उसके जैसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट होंगे। वो रूडो से पूछती है कि वैसे तुम्हारे ग्लव्स का क्या नाम है, क्योंकि गिवर्स अपने इंस्ट्रूमेंट को नाम देते हैं। रूडो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ रखा ही नहीं। एंजिन कहता है तो अब रख लो। उधर नो मैंस लैंड में जैबर और कटोनी अपने बॉस को सारी बात बताते हैं और हम देखते हैं कि उनके बॉस की कोट भी उसी सीरीज का पार्ट है जिसमें रूडो के ग्लव्स आते हैं। उस रात रूडो अपना ग्लव्स धो के बाथरूम से निकलता है तो रियो को अपने बेड पे लेटा देख चौंक जाता है।
वो पूछता है, वो यहाँ क्या कर रही है? मेरा रूम ठीक इसके ऊपर है और मैंने तुम्हारी दर्द भरी आवाजें सुनी तो आ गई। क्या तुम्हारे वो हाथों के जख्म दर्द देते हैं? रूडो तुरंत से उन्हें छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, ग्लव्स पहने रहने पे नहीं करते, पर इन्हें धोना तो पड़ेगा ही ना। रियो पूछती है, ये हुआ कैसे? क्योंकि जले हुए के तो निशान नहीं लग रहे हैं। ये बात तुम्हें मेरे पेरेंट्स से पूछनी चाहिए। रियो समझ जाती है कि ये उसका कोई ट्रॉमा होगा और कहती है, पेरेंट्स हमें खराब के साथ साथ अच्छी चीजें भी देते हैं, बस जरूरत है तो तुम्हें अच्छी चीजें तलाशने की। अगले दिन एंजिन उसे बॉस के पास ले जाता है। कॉर्वस कहता है, रूडो का फुल फेस मास्क बनने में टाइम लगेगा, तब तक एंजिन तुम बाकी की तैयारियां करो। रूडो कहता है, फुल फेस मास्क? एंजिन उसे अपना मास्क दिखाता है कि इस तरह का मास्क सभी लोगों के लिए नेसेसरी है नो मैंस लैंड में जाने के लिए, और जो इसे बनाता है वो अपने मन से काम करता है। जल्दी करने बोलो तो साला डिजाइन देने की धमकी देता है, इसीलिए टाइम लग रहा है। एंजिन, तब तक तुम रूडो पे स्पेल कास्ट करने वाला काम क्यों नहीं करवा लाते? रूडो पूछता है, अब ये क्या है? मियू बताती है, नो मैंस लैंड यानी मौत का समंदर, इसलिए स्पेल कास्ट से एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगी। एक कमाल का आर्टिस्ट है देवी प्रसाद, उसे बॉस ने खुली आजादी दे रखी है, तो वो आके हेडक्वार्टर्स में भी अपनी पेंटिंग किया करता था। एंजिन कहता है, हाँ, लेकिन कुछ दिनों से वो दिखा नहीं है तो हमें उसके कैनवस टाउन जाना होगा। फिर वो सभी टीम को रेडी करता है और एक एक कर रूडो से इंट्रोड्यूस करवाता है। अक्सर हम सपोर्टर्स ज्यादा रखते हैं, पर मामला सीरियस है तो गीवर्स ज्यादा ले रहे हैं। एक गीवर भोले कहता है, मैंने तेरी स्टोरी सुनी बच्चे, उस कमीनों को छोड़ना मत जिन्होंने तुझे यहाँ मरने को फेंक दिया। मुझे जुनून वाले लोग बहुत पसंद है, तू हमारी टीम में क्यों नहीं आ जाता? उसका पार्टनर गुरु कहता है, भोले बांगड़ू, ये इंजन की टीम में है ना, इसे तो चुराना कहेंगे। एंजिन कहता है, भोले तुम सभी को अपना ट्रेडमार्क स्पीच क्यों नहीं सुनाते? जान का कान में रुई डाल कहता है, फिर से नहीं। भोले कहता है, कोई भी मुसीबत आए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम सब हैं क्लीनर्स, हा हू। और सभी उसके चिलम चिली को ज्वाइन करते हैं, इवन रूडो भी। पर कार से निकलते समय सारी ऊर्जा तो चिल्लाने में ही चली गई। जब वो पहुंचते हैं, रूडो इस शहर की आर्किटेक्ट देख के हैरान होता है। नजदीक जाने पे उसे दीवालों पर भी कलाकारियां नजर आती हैं, पर उसे तो उस ठुड्डी जैसे निकले डिजाइन का राज जानना था। गुरु कहता है, ये इसलिए ऐसा बना है क्योंकि स्फेयर से गिरने वाला कचरा कभी कभी शहर के लोगों की जान भी ले लेता है। जब वो एंटर करने आते हैं, दो लोग शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घुस ही नहीं पाते। वहीं जबकि एंजिन और उसकी टीम आराम से चली जाती है। उन दोनों लोगों के साथ साथ रूडो भी हैरान होकर देखता है। एंजिन कहता है, जिस आर्टिस्ट से हम मिलने जा रहे हैं ना, उसने ही गेट पे स्पेल कास्ट किया है ताकि गलत मंसूबे वाले लोग शहर में घुस न पाए। वो आगे बढ़ते हैं और रूडो चारों तरफ कलाकारियां देख हैरान होता है। एंजिन बताता है कि इस वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंटिंग का बहुत शौक है, उन्हें खुली आजादी देता है ये कैनवास टाउन। लोग जो मन करे जहां मन करे पेंट कर सकते हैं। तो क्या हम ये सब देखने आए हैं? राइटर की टांग खींच रहा है क्या तू? बोला ना देवी प्रसाद से मिलने आए हैं। तभी एक बच्ची आके उनसे टकरा जाती है। एंजिन उसे देखने बढ़ता है कि वो ठीक तो है ना, तो वो रो रही होती है और रोते हुए ही भाग जाती है। सभी एंजिन को दोष देते हैं कि उसके अर्जुन कपूर के एटीट्यूड ने लड़की को रुला दिया। तभी शहर का मेयर निकलते हुए कहता है, इतनी जल्दी खबर पहुंच गई क्या? एंजिन पूछता है, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी कुछ देर पहले ही चल बसे, तुम्हें कुछ बोलना था। वो सभी को अंदर ले आता है और बताता है कि पेंटिंग की जुनून ने इसकी जान ले ली। नो मैंस लैंड में जाके पेंटिंग करेंगे। बोक्का साले, मैंने कितनी बार मना किया था कि उधर ना जा, क्योंकि पेंटिंग के जोश में मास्क इससे पहना ही नहीं जाता है। रूडो याद करता है कि इसके पेंटिंग का जुनून तो उसने हेडक्वार्टर में भी पहले देखा था। मेयर बताता है कि देवी प्रसाद अपना उत्तराधिकारी पहले ही चुन लिया था। वही लड़की रेमलिन वहां बैठे रो रही होती है जो अभी इंजन से टकराई थी। मेयर बताता है कि कैसे स्पेल कास्टर अपना उत्तराधिकारी सदियों से चुनते आए हैं और उनका पेंट ब्रश मिलते ही वो गिवर्स बन जाते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी इस छोटी बच्ची के लिए बहुत बड़ी है। रूडो कंफ्यूज होता है तो फोलो बताता है कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट पास करना इस दुनिया में एक बहुत रेयर ही है। मेयर कहता है, रेमलिन उसकी बहन है तो उसे इससे उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो रोने लगता है कि कैसे देवी प्रसाद हमेशा अपने पैशन को एंजॉय करता था। एंजिन भी याद करता है कि उसने उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट ही देखी थी, जो कि अब देखने को नहीं मिलेगी। वो कहता है, ठीक है तो हम कुछ दिनों बाद आएंगे। जाने से पहले वो रेमलिन से कहता है स्ट्रॉन्ग गर्ल बनने। तभी रेमलिन कहती है, बहुत हुआ रोना धोना। सभी चौंक जाते हैं और वो पेंट ब्रश लेकर के बाहर निकलती है। सभी उसे देखने आते हैं तो रूफ टॉप पे बैठ के वो कहती है, माना कि मैं दुखी हूँ, लेकिन वो जहाँ भी होगा मुझे ऐसे रोता हुआ तो नहीं देखना चाहेगा ना। वो तुरंत से स्पेल कास्ट करती है और फिर फायर कैंस आसमान में जाकर ढेर सारी आतिशबाजियां करते हैं। पूरा शहर देखने पहुंच जाता है। यही एक चीज है जो वो हमेशा देखते रहना पसंद करता था।
कुछ देर बाद वो रूडो के चेहरे पे अपना लेटेस्ट आर्ट बनाती है, एक जोकर। तुमने कहा था तुम स्पेल कास्ट करोगी। वहीं एंजिन कहता है ये तो बिल्कुल देवी प्रसाद जैसी हरकतें करती है। अच्छा, अब तक कितने लोग के पास ये पेंट ब्रश रह चुका है? मेयर कहता है रेमलिन को लेकर के 6। इधर रेमलिन रूडो से खुद को इंट्रोड्यूस कर कहती है तो बताओ तुम्हें कैसा और कहाँ स्पेल कास्ट करवाना है, क्योंकि मैं बिना परमिशन करूंगी तो वो काम नहीं करेगा। एंजिन याद करता है कि देवी प्रसाद भी हर चीज में परमिशन मांगता था। क्या हर स्पेल कास्टर को सेम पावर मिलती है? हाँ, पर थोड़ी बहुत उनमें चेंजेस देखी जाती है। एंजिन कहता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट उन्हें सेम पावर देता होगा, चेंजेस उनकी पर्सनालिटी की वजह से आते होंगे। पर रेमलिन कहती है नहीं, तुम गलत हो। हमारी पावर्स एक जैसी इसलिए होती है क्योंकि हमें बैटलफील्ड में आर्ट करना पसंद है। हम अपने आर्ट से लोगों में फ्रीडम और ऊर्जा भरना चाहते हैं और एक स्पेल कास्टर ऐसे ही अपना उत्तराधिकारी भी चुनता है। एंजिन को उसकी बातें तनिक भी समझ नहीं आती। वो कहता है यानी यही ना कि सारे स्पेल कास्टर एक ही तरह से सोचते हैं। पर रेमलिन कहती है ना, उनकी सोच अलग हो सकती है, उनका डिजाइन भी अलग हो सकता है। एंजिन उसे अच्छे से अब समझाने के लिए कहता है। तभी मेयर कहते हैं जाने दे भाई, एक आर्टिस्ट और क्रिएटर से उलझोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। खैर, रूडो कहता है कुछ ऐसा ड्रॉ करो जो मुझे स्ट्रॉन्ग हिट से बचा सके। रेमलिन तुरंत से अपने पेंट ब्रश को टैटू मेकर में बदल देती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और वो उसे मना करते हैं कि इस स्पेल से जान बाद में बचेगी, पहले इस दर्द से इसकी जान निकल जाएगी। फिर वो परमानेंट मार्कर से स्पेल ड्रॉ करती है, न सिर्फ रूडो बल्कि सभी 9 लोगों पर भी, जिससे वो थक जाती है पर फिर भी बाय बोलने गेट तक आई थी। वहीं वो दोनों लोग कहते हैं मेयर, तूने ये पेंट ब्रश एक बच्चे के हाथ में थमा दिया, हम इसके असली हकदार हैं। मेयर गुस्से में कहता है तुम जैसे लोग बस फेम और पैसे के भूखे होते हैं जो रियल आर्ट को कभी कदर नहीं देते। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो दे देंगे तुम मुंह नाच के गिर जाओगे। सभी मेयर को ऐसे देख सोचते हैं, ये गुस्सा भी करता है। जाने से पहले सभी रेमलिन का शुक्रिया अदा करते हैं और रेमलिन स्माइल के साथ कहती है बहुत जल्द मैं हेडक्वार्टर में भी आकर के शैतानियां करने वाली हूँ। रूडो पूछता है क्या हम फिर से हेडक्वार्टर जा रहे हैं? एंजिन कहता है हाँ, तुम्हारा फुल फेस मास्क लेने, पर उससे पहले तुम्हारे लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। वो उसे कचरे से भरे ढेर में ले आता है और रूडो से अपने लिए आइटम पिक करने बोलता है जो उसके काम आएंगे। और इस कचरे सेट को तो कचरा देख के मजा ही आ जाता है। पर जब रूडो आइटम्स पिक कर रहा होता है, हम देखते हैं एक टीवी जो ऑन थी, उसमें एक इंसान को जो सेम रूडो जैसा ग्लव्स पहने हुए था। खैर, इसके बाद सभी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं जहां एक पगला अपना बक प्रदर्शन कर रहा था। एंजिन कहता है हाँ, ये वही है रिजाइन की धमकी देने वाला अगस्त, थोड़ा स्क्रू ढीला है इसका। देखा किसी ने मेरा नया फुल फेस मास्क देखा? मैं रूडो से मिला भी नहीं, फिर भी उसका परफेक्ट मेजरमेंट ले लिया जब वो सोया हुआ था। लकली गया तो दरवाजा भी खुला हुआ मिला। तुम्हें रूडो सोया हुआ मिल गया, ये भी एक रेयर ही इवेंट है। तभी वो शर्मीली नर्स ईसा आते हुए कहती है बस करो भैया, आप सभी के सामने उसे शर्मिंदा कर रहे हो। पर वो फिर भी नहीं रुकता है। तो क्या, मैंने जो किया वो तो बोलूंगा ही ना। रूडो समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों डिफरेंट पोलर बिहेवियर वाले भाई बहन कैसे हैं। खैर, सभी फिर बाहर आते हैं और एंजिन रूडो से उसके गले का चोकर निकालने को कहता है। फिर सभी एक एक करके अपना एक बूंद खून उसमें डालते हैं। रूडो पूछता है ये कैसा रिवाज है? एंजिन कहता है ये कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह काम करता है, तुम उन सभी लोगों को सुन पाओगे जिन्होंने अपना खून इसमें डाला है। टेक्नोलॉजी। रूडो जब पहन सामने देखता है, सभी अब उसका खून मांग रहे थे। रूडो तो पैनिक ही कर गया था। खैर, अब सारी सुरक्षा स्पेल रिचुअल्स ताम झाम करके ये लोग निकलते हैं नो मैंस लैंड, उस औरत से मिलने जो लोगों को स्फीयर से आते जाते हुए देखती है। एंजिन उससे इतनी सारी चीजें लाने का रीजन पूछता है तो रूडो कहता है पता नहीं कौन सा आइटम कब काम आ जाए। थोड़ी देर में ये पेंटा नाम के नो मैंस लैंड में पहुंचते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती 5 नो मैंस लैंड में से एक है। तभी वो नोटिस करते हैं ये लाल रेत नहीं बल्कि जंग का चूरन है। एंजिन कचरा मॉन्स्टर नोटिस करता है और रूडो को आगे भेजता है कि जाओ और क्लीनर्स में आने के बाद अपना पहला शिकार करो। रूडो अपना फुल फेस मास्क डाले उसकी तरफ बढ़ता है। इधर एक लड़की सपोर्टर उन मॉन्स्टर्स की नोट्स बनाने लगती है जो बिच्छू जैसे दिख रहे थे। वहीं रियो एक साथ 3 को अपने जाइंट कैंची से काट रही थी। जानका भी एक बिच्छू से लड़ रहा होता है और परफेक्ट मौका पाते ही उसके जबड़े में अपना स्टाफ घुसा के उसकी नुकीली कीलों से उसका काम तमाम कर देता है। पर तभी और भी कचरा मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। इससे पहले वो उनसे भी लड़ता है। एंजिन का छाता उड़ता हुआ आता है और एक को छोड़ के सभी को उड़ा फेंकता है। इससे अब रूडो लड़ने का फैसला लेता है। वो एक कीबोर्ड में अपने ग्लव्स से पावर डालता है और भले ही वो टाइपिंग मेरे जैसा कर रहा हो, लेकिन एंटर मारते ही बटन्स मिसाइल में बदल जाते हैं और एक एक करके सभी कचरा मॉन्स्टर्स पे गिरते हैं, जिससे वो खत्म हो गए थे। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। गिरीश उस सपोर्टर लड़की टॉम को डांटता है कि वो इतना बेधड़क होकर नोट्स लिख रही है जैसे दुबे सर का क्लासरूम चल रहा हो।
वो कहती है, जब तक तुम हो मुझे कुछ हो सकता है क्या? चारों ओर धूल उड़ रही थी। पीछे से गुरु और भोले आके रूडो से कहते हैं, मैं तुम्हारा पहला फाइट देख नहीं पाया। तभी उनकी नजर एक औरत पे पड़ती है जो उनकी तरफ चली आ रही थी। वो हैरान होते हैं कि ये है कौन जो इतनी धूल धाकड़ में भी मस्त आउटफिट पहने लहराते हुए चली आ रही है। ओ तेरी, इसने तो मास्क भी नहीं डाला गुरु। सभी इकट्ठे होते हैं और एंजिन कहता है, कहीं यही वो औरत तो नहीं जिसे हमें मिलना था? जानका कहता है, हमें ये आसानी से नहीं मिल गई। एंजिन कहता है, जाके तो पूछ ही सकते हैं ना कि वो है कौन। रियो से पूछने जाती है कि क्या वो वही औरत है जो यहाँ से लोगों को इस फेयर में आते जाते हुए देखती है। वो लड़की एमो हाँ कहती है और अपने घर इनवाइट करती है वहाँ चल के बात करने, क्योंकि यहाँ काफी धूल उड़ रही थी। रियो एंजिन से कहती है कि मैं अकेले ही जाकर के बात करती हूँ। एंजिन कहता है, नहीं हम साथ में चलेंगे और अगर ये इसकी कोई चाल हुई तो मिल के लड़ेंगे। हालांकि इनका प्लान फेल होता नजर आता है क्योंकि अंदर अचानक से एंजिन गिर पड़ता है। हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं जब एमो सभी को अपने टावर जैसे घर में इनवाइट करती है। सभी हैरान होते हैं देख करके कि नो मैंस लैंड में एक बुर्ज खलीफा भी है। रूडो सोचता है शायद यही चीज स्फीयर तक ले जाती होगी, लेकिन करीब पहुंचने पे देखता है कि ये तो कुतुब मीनार निकला। वहाँ उन्हें एक रूम चेन से लॉक मिलता है। एमो कहती है, लिविंग रूम थोड़ा गंदा है, आओ हम ऊपर चल के बात करते हैं। और हाँ, अब तुम सब अपना मास्क हटा सकते हो, जहरीली हवाएं अंदर नहीं आती। वैसे भी किसी से चेहरा छुपा के बात करना तो बैड हैबिट है ना। अब देखो तुम सभी कितने चिकने और चमकदार लग रहे हो, तो अब मुझसे बातें करो। हमें उन लोगों के बारे में बताओ जिन्हें तुमने आसानी से स्फीयर से आते जाते हुए देखा है। एमो कहती है, कोई और टॉपिक उठाते हैं, क्यों ना तुम सभी अपने अपने क्रशेस के बारे में बताओ। रूडो और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। मुझे लोगों से आने वाले स्ट्रॉन्ग स्मेल्स बहुत पसंद आते हैं और मेरे लिए उनके चेहरे से ज्यादा उनका स्मेल मैटर करता है। सभी सोचते हैं कि ये किस पगल चट्टी से हम मिलने आ गए, मुझे तो वो बड़ा शरीर वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तभी एंजिन आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम जानकारी देने के बदले इस तरह की कन्वर्सेशन करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। एमो गुस्सा होते हुए कहती है, तुम सबके सब सेल्फिश हो, बस मेरा इस्तेमाल करने आए हो। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरे से इतने लोग बात करने आए हैं, लेकिन नहीं। एंजिन समझ जाता है कि उसने गड़बड़ कर दी है, तो मामला कंट्रोल करने के लिए वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सभी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। हाँ, और जाने मन ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? छैल छबीली रानी, थोड़ा घूंघट तो और निकाल। एमो उसके अब फालतू बातों से चिढ़ते हुए कहती है, मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है, और अपने गिवर पावर एक्टिवेट करती है। रूडो देखता है कि उसके बूट्स जिन पे भी उसके ही ग्लव्स जैसे निशान हैं। फिर एमो भोले से शूट करने बोलती है, ए भोले, ये तुझे क्यों ऑर्डर दे रही है? तभी वो उसे अपने हाई प्रेशर वाटर गन से शूट करके गिरा देता है। सभी हैरान हो कहते हैं कि तू अपने आदमी को ही मार रहा है, तू घट जा रे। पर देखते हैं कि वो तो अपने होश में ही नहीं है। तुमने भोले के साथ क्या किया, और तुम्हारे ये बूट्स पे सेम निशान क्यों है? पर एमो कहती है, छोड़ो ना इन बातों को, तो बताओ तुम लोगों को किस तरह के लोग पसंद आते हैं? सभी शॉक्ड। मुझे तो गेस्ट अच्छे लगते हैं, हाँ, लेकिन इस एंजिन की तरह नहीं जो बस काम पड़ने पे आए। अरे तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो, एक तरफा कुछ भी नहीं होता, प्यार मोहब्बत तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। जानका अचानक से आगे आता है इस पगलेट से डील करने। मुझे वैसे लोग पसंद हैं जो दूसरों को उतना ही इज्जत दें जितना वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें मैं कायर समझता हूँ। एमो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है कि तुमने मुझसे ऐसे बात की, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तभी भोले उस पर अटैक करता है, जिससे वो साइड होता है और सोचता है कि ये तो पूरी तरह से उसका कठपुतली बन गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फूल जैसी लड़की को अपने कांटों जैसे बातों से हर्ट करने की? मैं इसे किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होने दूंगा। गुरु कहता है, भोले तू क्या बोल रहा है, तेरी खुद की आवाज तेरे कान में जा रही है? भोले कहता है, हाँ, और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। सभी हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एमो कहती है, ये मेरा सदियों से फैन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लड़की के लिए ये अपने दोस्तों को धोखा दे, पर अभी ये मेरे लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। उसके कहने पे तुरंत से भोले अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करने लगता है। रूडो कहता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ लड़ाई क्यों शुरू हो जाती है? तभी कोई उससे कहता है, बिल्कुल सही कह रहे, क्योंकि एक खूनी का खून जो तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है। अब रूडो अपने निगेटिव थॉट्स में जाने लगता है। तभी एमो कहती है, लगता है मेरा एक और फैन तुम लोगों के बीच है। इधर रूडो को अपने सामने वही गार्ड दिखाई देते हैं जो उसे पकड़ने वाले थे। तुरंत से इसी टाइम गुरु उसे भोले के वाटर अटैक से बचा के साइड करता है और कहता है, जरा बच के, उसके नलका का पानी चीजों में एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर ये इंसानी शरीर में गया तो फूल के फट जाओगे। भोले ने आज से पहले कभी इसका इस्तेमाल इंसानों पे नहीं किया। सभी पूछते हैं, तो एंजिन का क्या? वो दूसरी साइलेंट वाली मोड से उस पर अटैक किया था। रियो कहती है, गाइस हम वो बाद में डिस्कस करें, पहले हमें इसे शांत करना होगा। जानकर उसे कहता है कि किसी और को जाने दो।
तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? कोई और उसका फैन है यहाँ पे, इसलिए मैं मर्दों पे भरोसा नहीं कर सकती, जरा संभल के। तभी भोले उस पे भी शूट कर देता है, जिससे बिल्डिंग चीड़ के उसका फायर बाहर निकलता है। सुकर हैरियो टाइम पे झुक गई थी। ये तो पागल हो गया है, एमो हंसते हुए कहती है। क्या अब भी वो उसके साथ बैठ के रोमांटिक बातें नहीं करेंगे? गुरु कहता है, चकला पे बैठा दें। वो रूडो से पूछता है कि तू कहाँ खोया है भाई? उधर रूडो को हेलुसिनेशन में गुरु और जानका भी गार्ड नजर आने लगते हैं और वो कहता है, तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? सभी हैरान होते हैं कि अब इसे क्या हो गया। तभी सभी को हवा में कुछ महकता हुआ महसूस होता है। रूडो से एमो कहती है, क्या वो उसे भूल गया? और उसे चीवा नजर आती है, उसका दिया टॉय हाथ में पकड़े हुए। पर रूडो तो यहाँ गुस्से में था कि उसने तक उसका भरोसा नहीं किया। इधर गुरु समझ जाता है कि ये लड़की उन्हें कुछ ऐसा दिखा रही है जिससे वो उसके कंट्रोल में आ रहे हैं। मैं किसी को कुछ नहीं दिखा रही, ये बस मेरे बूट्स की महक का कमाल है जो उन्हें अपने प्यार करने वालों के अच्छी यादों से मुलाकात करवाता है और फिर वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी बात मानते हैं। गुरु और जानका उसका थैंक्स कहते हुए मास्क पहन लेते हैं। गुरु पूछता है, तुमने सोचा है कि तुम्हारा ये पावर वैसे इंसानों पे कैसे काम करेगा जहाँ वो प्यार तो करते हो पर फिर भी उनके साथ कोई अच्छी यादें ना हो? एमो कहती है, तुम मेरी पावर को चैलेंज कर रहे हो। वहीं इधर चीवा ने भले ही उसका तोहफा ठुकरा करके उससे मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन फिर भी वो उसे नफरत और गुस्से के नजरिए से नहीं देख पा रहा था। और जैसे ही एमो मदद मांगती है, वो गुरु और जानका को गार्ड समझ उन्हें एमो से दूर करता है। जानका उसे होश में आने को कहता है, पर रूडो कहता है, उस समय मैं कमजोर था, पर अब मैं हर उनकी हिफाजत कर सकता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। समझे तुम लोग? जानका कहता है, ये क्या बक रहे हो विनोद? पर मामला और गंभीर हो जाता है जब बाकी सब भी उनके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, हम सब उसे बचाएंगे। सिर्फ वो दोनों और गिरीश ही मास्क डालने की वजह से मदहोश नहीं हुए थे। गुरु कहता है, लगता है मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल मेरे अपने दोस्तों पर ही करना पड़ेगा, जो करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं भोले वो मोमेंट जी रहा था जहां वो अपनी वाइफ के साथ पेड़ पौधे उगाया करता था ताकि इस पॉल्यूटेड एयर के लिए एक होप बन सके, और उसे प्रेजेंट में एमो उसकी वाइफ की तरह दिखाई देती है। वहीं सामने खड़े जानका और गुरु डाकुओं की तरह जो उसकी वाइफ को हर्ट करने आए हैं। वो और बाकी सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो गुरु अपने स्टिक से रस्सियां निकाल उन्हें लटका देता है। एमो कहती है, ऐसे क्यों लटके हो, मेरी मदद करो। फिर सभी पूरी जोर लगाने लगते हैं। गुरु कहता है, जितना जोर लगाओगे उतनी दर्द तुम्हें होगी। एमो कहती है, देखो तो तुम अपने ही दोस्तों को दर्द दे रहे हो, मेरे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी गुरु उन्हें एक साथ चिपका देता है जिससे वो हिल भी ना पाए। फिर एमो को भी उल्टा टांग सभी को नॉर्मल करने को कहता है। जानका कहता है, हे मुझे भी तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करने दो, तुमने इसे कायर बोला था ना, उसे अपना कंट्रीब्यूशन मान लो। एमो अब इधर पूरी तरह से चिढ़ जाती है। वहीं गिरीश और टॉम आकर के बेहोश पड़े इंजन को भी मास्क पहना देते हैं। इधर एमो कहती है, उससे इस तरह की बदतमीजी किसी ने सदियों से नहीं की है। ओह, तो पहले भी कोई और कर चुका है। वो सभी को मदद करने को आवाज देने लगती है और गुरु देख के हैरान होता है कि इन बहन के टकों को अपने हाथ पैर कटने का भी डर नहीं है। और सबसे ज्यादा उतावला तो गुरु हो रहा है अपने जाने मन को बचाने के लिए। वो उन्हें रिलीज करता है जिससे वो घूमते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पे आके गिरते हैं। जानका देखता है कि किसी के शरीर में रॉड घुस गई है तो किसी का माथा फूट गया है। वो कहता है, ये क्या किया तुमने? यही एक तरीका था, साले तुमने इन्हें मार दिया। एमो उस पर हंसते हुए कहती है, यही हाल होता है जो मेरे से सही से बात नहीं करते, सब मर गए ना। तभी रूडो उठते हुए अपने शरीर से रॉड निकालता है। गुरु जानका से कहता है, भूल गया बुड़बक, कैनवस सिटी में हमने सब पे प्रोटेक्शन स्पेल जो कास्ट करवाया था। और सभी फिर धीरे धीरे करके उठने लगते हैं। एमो को कुछ पता चले उससे पहले ही इंजन उसकी एक बूट निकाल कहता है, छी छी, बिना सॉक्स के जूता पहनना, बैड मैनर्स। एमो उस पे चिल्लाते हुए कहती है, ए जूता वापस कर रहे, मेरा तो जूता वापस कर। इंजन उससे सभी को पहले जैसा करने बोलता है, जिस पर एमो बताती है कि एक जूते से उसका पावर काम नहीं करता, इसलिए सब ऑलरेडी नॉर्मल हो चुके हैं। भोले इधर उठते हुए कहता है, यहाँ क्या हुआ था? गुरु कहता है, वो सपने में अपने प्यारी चीज को देख उसे बचाने के लिए हमसे लड़ रहा था। ओह, यानी वो सपना था, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि वो कब की मर चुकी है। जानका देखता है कि सभी अपने अपने प्यारे पल से वापस आने के बाद रियलिटी फेस करके डिप्रेस्ड हैं। जब सभी मास्क पहन लेते हैं, इंजन एमो को उसका जूता लौटा देता है। सभी बात करते हैं कि अब इसके साथ क्या किया जाए। इंजन कहता है कि भले ही ये ओवर पावर्ड लड़की है, पर बेचारी अकेली है, जिस वजह से इसने ऐसा किया, तो बस एक ऐसे लिखवा करके छोड़ देते हैं। पर एमो तो अभी भी यही कह रही थी कि मेरा घर तोड़ दिया तुम लोगों ने, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। रूडो धीरे से अपना मास्क हटा उसकी तरफ बढ़ता है। ओह, तो तुम लोग जिम्मेदारी, वो उसके मुंह पे रख के देता है। वहीं इधर मियो कॉर्वस को बताती है कि मैंने रूडो में एक तरह का कर्स देखा है,
जो अगर बढ़ गया तो पूरी दुनिया के लिए वो खतरा बन सकता है। इधर रूडो एमओ को संभलने का मौका नहीं देता और 2-4 मुक्का रख के देने लगता है। तभी गिरीश और एंजिन उसे साइड कर रुक जाने को कहते हैं। गिरीश कहता है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि उसकी एबिलिटी को कैसे बचाना है, और दूसरी बात कि वो एक लड़की है। रूडो कहता है जस्टिस कब से सेक्स देख करके होने लगा। उसके अंदर का कर्स बोलता है क्या मैं उसे अपने चाहने वालों को हर्ट करने दूं सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है। गिरीश कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, वो अभी हेल्पलेस और पावरलेस पड़ी है। रूडो कहता है पर अभी अभी उसने हम सबको लगभग मार ही डाला था, उसका क्या। एंजिन आते हुए कहता है चलो एक तरह से तुम्हारी सोच को हम लेकर के चलते हैं कि इसे मार दिया जाए, फिर उस इन्फॉर्मेशन का क्या जो हम यहाँ जानने आए हैं। तुरंत से रूडो की दिमाग की बत्ती जलती है और वो एंजिन की तरफ देख कहता है भारी मिस्टेक हो गया सर। वो उसे बाहर ले जाते हुए टॉम को एमओ की हेल्प करने को बोलता है। बाहर रूडो कहता है तुम कुछ बोलोगे भी। एंजिन कहता है क्या बोलना है जब तुम्हें तुम्हारी गलती का रियलाइज हो ही गया तो। रूडो कहता है कि जब मैं सरफेस पे था ना, सभी के तानों और बातों को सुन के रहता था, कोई रिएक्शन नहीं देता था, अपने गुस्से को एक तरह से कहूँ तो कंट्रोल करके रखता था। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ होल्ड करके रखता हूँ तो मारा जाऊंगा। और एमओ को पीटने के बाद मेरा ट्रू नेचर मुझे पता चला कि मैं सही में वो इंसान हूँ जो लोग मुझे चिढ़ाया करते थे, एक गुस्सैल और इम्पेशेंट नेचर का, जो बिना 2 सेकंड सोचे भी वायलेंट हो जाता है। पर मुझे अपने बाप जैसा नहीं बनना है। अचानक से एंजिन कहता है तुम्हें पता है मुझे वो लड़कियां पसंद आती हैं जो मेरे से भी स्मार्ट हैं, जिनकी लचीली बॉडी होती है और कोई गलती भी वो जल्दी से ही माफ कर देती हैं। रूडो सोचता है ये कौन सा चैनल लग गया है, पर एंजिन बोलते रहता है कि मैं बच्चे और लड़कियों की बेसिक जरूरतों को सर पे इमोशनल बोझा मानता हूँ और ये मैं किसी से छुपा नहीं सकता। यही मेरे एक बेकार इंसान होने का सबूत है। एडल्ट्स अपनी लाइफ में ऐसे बहुत चीजों में बेकार होते हैं, पर चीजें सुधारने का सबसे पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन कि हाँ तुम गलत हो। मुझे तो ये किसी और ने एहसास करवाया, पर तुम्हें तो खुद एहसास हो गया, इसका मतलब तुम सुधार के पहले स्टेप तक आ चुके हो। रूडो उसकी तरफ देख हैरान होकर के कहता है तो अब मैं क्या करूं? चलो चल के दोनों भाई एमओ से माफी की भीख मांगते हैं। इधर टॉम उसकी पट्टी करने के बाद रूडो की तरफ से माफी मांगती है कि उन्हें नहीं पता था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगा। फिर अपना मास्क हटा कहती है मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, कोई मकसद से नहीं, रियली में। तो बताओ तुम्हें किस बारे में बात करना है। एमओ कहती है तुम एक अच्छी माँ बनोगी। मेरी माँ भी बहुत अच्छी थी, उनकी वजह से ही मुझे मेरा पहला प्यार मिला था, जिसने मुझे ये बूट्स दिए और उन्होंने मुझे वो एंजल भी दिखाए जो स्फीयर से आते जाते रहते थे। अचानक से टॉम को रियलाइज होता है कि एमओ खुद ही उस बारे में बात करना चाहती है। पर यही हमारी ये वीडियो खत्म होती है। और न्यू चैनल है तो थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखा देना लाइक शेयर करके। बाकी मैं यहाँ पर नया एनिमे लाने का ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।